हेलो एवरीवन। तो आज है हम लोगों का डे फोर्थ। ठीक है, डे फोर्थ की जो मैंने टेस्ट सीरीज दी है उसकी सॉल्यूशन। देखो, अगर आप क्लोजली इसको ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि 4 दिनों में आप लोगों ने अभी तक क्या क्या किया। 4 दिन में, इस दिन अगर एवरेज हम लोग मानते हैं टोटल 4 टॉपिक्स को भी, तो हमारा 16 टॉपिक्स ऑलरेडी फिनिश्ड हो गया है। ठीक है, कुछ लोग इसको अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी वेल एंड गुड है। अगर आप देखो तो 16 टॉपिक्स इतनी जल्दी, अगर देखो शेड्यूल को इस तरीके से फ्रेम्ड ही है कि 2 दिन आपको मिल रहा है, एक दिन रिवीजन करो, एक दिन टेस्ट लगाओ, फिर उसको फिर एक्सप्लेन करो, मतलब उसके एक्सप्लेनेशंस को देखो, उससे कुछ नोट्स डिड्यूस होते हैं, उसको खुद से भी लिखो और मैं भी प्रोवाइड कर देता हूँ, है ना। तो ये आपके अगर प्रिपरेशन को देखा जाए तो इसमें बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है ये। देखो, प्रीलिम्स कैसा भी हो एग्ज़ाम, यहाँ से आपको डायरेक्टली हेल्प मिलेगा, प्रीलिम्स आपकी नहीं रुकेगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा डे 4 विथ टॉपिक क्या क्या था देख लेते हैं। वुमेन्स एजुकेशन एंड अदर वुमेन्स रिफॉर्म तो एंड रिवोल्ट ऑफ 1857। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 वाला जो टॉपिक है ना, वो 5 स्टार टॉपिक है। किसी भी एग्जाम, चाहे आप पीसीएस दे लो, यूपीएससी दे लो, या फिर एसएससी दे लो, या फिर कोई भी 1 डे 199 एग्जाम्स दे लो, आपको रिवोल्ट ऑफ 1857 से क्वेश्चन मिलेगा। जनरल साइंस एंड केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, केमिकल रिएक्शन, बॉन्डिंग वाले चैप्टर को करने वाले हैं आज हम लोग। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मंगल पांडे आर नॉट करेक्ट। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, समझना है कि पूछ क्या रहा है। पहले समझ लो, मंगल पांडे जी के बारे में पूछ रहा है और नॉट करेक्ट बोल रहा है। करेक्ट और नॉट करेक्ट में डिफरेंस समझना, नहीं तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत होता है। क्लियर है? चलिए, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट और मंगल पांडे आर नॉट करेक्ट। तो देखो, अगर हम लोग मंगल पांडे की बात कर लेते हैं तो ही वॉज ए सिपोई इन द 19th नेटिव इन्फेंट्री स्टेशनड एट बरहमपुर। देखो, जब भी इस तरीके का कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देना जहाँ पे आपको मेंशन करे किसी खास कोर फैक्ट्स को, समझना वहाँ पे कुछ ना कुछ इल्यूजन हो सकता है। यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को तभी प्रोसीड कर पाओगे जब इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि कितने कौन से इन्फेंट्री के थे वो। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लो कि अगर हम लोग बात करें मंगल पांडे के बारे में, वो एक इंडियन सोल्जर थे जिन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था 1857 जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था उसके प्रायर। मतलब एक तरीके से कहा जाता है कि आप यू कैन से कि ये बहुत ही 1857 रिवोल्ट को बेस की तरह क्रिएट किए थे। पांडे जो थे वो सर्व किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए सिपोई, जिसको सोल्जर कहते हैं। तो वो जो इन्फेंट्री था ना, जो समूह था, जो जत्था था, वो था 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। याद रखिएगा, 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, तो ये ध्यान होना चाहिए आपको। चलिए, इसी के साथ साथ एक मैं आपको बताता हूँ, बिहार में एक रोहिणी विलेज था, रोहिणी एक जगह का नाम है, वहाँ पे भी एक नेटिव इन्फेंट्री ने अपोज किया था गवर्नमेंट का। तो वो भी याद रखने वाली बात होती है, लेकिन उसको बाद में समझते हैं। देखिए, ये बरहमपुर बोला ना, तो ये बरहमपुर नहीं, आपको बैरकपुर के पास किया गया था। ठीक है, तो ये समझना है आपको। साथ साथ में ही एक ग्रीज्ड कार्टेज था। ठीक है, कहा गया था, मतलब एक इल्यूजन था कि ग्रीज कार्टेज जो वो दे रहे हैं अपने नए गन जो इंप्लीमेंट किए गए हैं, जो दिए गए हैं उनको, जो न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल था। ठीक है ना, न्यूली इंट्रोड्यूस्ड एनफील्ड राइफल। ठीक है, एनफील्ड जो राइफल था, उसमें जो जो एक होता है ना, दांत से खींच के फिर उसके बाद उसको फिट करना होता था। ठीक है, तो जो कह रहे थे कि दांत से खींचना पड़ रहा है ना, तो उसमें र्यूमर्स था कि वहाँ पे काव, जो कि हिंदूज़ के लिए काफ़ी रिलीजियस सेंटिमेंट है, प्लस अगर बात करें पिग, तो पिग क्या होगा, तो ये मुस्लिम्स जो हैं वो पिग को वो मानते हैं, गलत मानते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट किया जा रहा है। ठीक है, ये एक तरीके का र्यूमर्स था कि इसके एक लुब्रिकेंट्स है जो यूज की जा रही है। तो बिल्कुल है, इससे क्या हुआ, गुस्सा आया लोगों को, गुस्सा आया उस इन्फेंट्री को, और वो रिबेल कर देते हैं ब्रिटिश ऑफिसर्स के अगेंस्ट और उनको अटैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। अब रॉन्ग पूछ रहा है, नॉट करेक्ट, तो फर्स्ट तो होगा आंसर में, फर्स्ट होगा, तो ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो गया। क्लियर है? चलिए, अब देखिए, कह रहा है इन मार्च 1857 ही सिंगल हैंडेडली रिवोल्टेड एंड किल्ड 2 इंग्लिश ऑफिसर। देखो, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ये सिंगल हैंडेडली जो होता है वो रिवोल्ट करते हैं और साथ साथ में किल्ड करते हैं 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स को। ठीक है, चलिए, अब देखो यहाँ पे ना एक क्लिच पॉइंट है। क्या क्लिच पॉइंट है? देखो, कह रहा है इन मार्च 1857। तो देखो, मुझे तो ये याद था कि हाँ चलो, मार्च 1857 में वो अटैक करते हैं
एक नॉर्मन एंड बॉग थे उनको, और उनकी डेथ भी होती है, 2 ऑफिसर्स को। तो यहाँ पे ये भी क्रिएट कर दिया गया कि 2 इंग्लिश ऑफिसर्स को, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया, ही सिंगल हैंडेडली। तो यहाँ पे ना एक ब्लिंक पॉइंट है, सिंगल हैंडेडली तो नहीं किल किए थे, ग्रुप्स था, वो आपस में मिलके ही ये काम प्रोसीड किया गया था। तो यहाँ सिंगल हैंडेडली तो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन हमारा भी रॉन्ग हो जा रहा है। लेकिन अगर आप इसको पूरे पढ़ोगे तो आपको लगेगा हाँ ठीक है, 2 इंग्लिश ऑफिसर को मारे थे, ठीक है, मार्च 1857 के आसपास मारे थे, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। थोड़ा आराम से पढ़ा करना, कभी कभी कीवर्ड्स के साथ खेल होता है ना। कीवर्ड्स के साथ खेल करने का मतलब हुआ, कुछ चीज़ें आपको इस तरीके से दे दी जाएंगी जो आपको लगेगा कि हाँ, जैसे मान लो कहीं कहीं पे ओनली मेंशन कर देगा, तब ना आप थोड़ा सतर्क हो जाना, क्योंकि क्या होता है उससे उससे ये पता चल जाता है ना कि हाँ ठीक है, ये लोग ना एक अपने आप कंस्ट्रेन कर रहे हैं कि हाँ ये होगा, यही सिर्फ और सिर्फ यही है। तो यही होने में ना थोड़ा सा सोचना वहाँ पे, ठीक है। तो पहला भी रॉन्ग हो गया, दूसरा भी रॉन्ग हो गया। थर्ड कह रहा है ही मेड अ फ्यूटाइल अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड व्हेन ही रियलाइज द होपलेसनेस ऑफ द सिचुएशन। बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है, इसमें रॉन्ग नहीं है, वो अटेम्प्ट करते हैं सुसाइड का, और साथ साथ में ही उनको एग्जीक्यूट किया कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा। एग्जीक्यूशन जो होता है पांडे जी का, वो बेसिकली सेट किया जाता है अप्रैल 1857 को, ठीक है। और बिल्कुल फाइनली इनको अप्रैल में हैंग कर दिया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। 1 और 2 रॉन्ग है, आंसर हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ हमें इस पूरे क्वेश्चन से फाइनल इस पॉइंट का एक समरी निकलता है ना। चलिए, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, कह रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, मैच द फॉलोइंग प्लेसेस विद द ब्रिटिशर्स हु रिकैप्चर्ड देम यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। तो वैसे ब्रिटिश ऑफिसर्स जिन्होंने रिकैप्चर किया इस जगह को, ग्वालियर, बरेली, आरा, बनारस। तो ग्वालियर से थे। देखो ये तो कोर फैक्चुअल क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इसमें इन्फॉर्मेशन क्या ही होगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए। ग्वालियर से थे जनरल निकलसन, ठीक है। जनरल निकोलसन जो थे वो ग्वालियर को रिकैप्चर किए थे, तो इसमें सोचने वाली बात नहीं होगी। अगर बरेली की बात कर लें तो कैम्पबेल थे, बरेली सर कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है। आरा थे विलियम टाइलर। देखो आप जब पढ़ोगे ना, जब भी 1857 पढ़ोगे ना, तो इसमें एक टेबल बनता है कि मतलब कौन कहाँ से लड़े थे, तात्या टोपे, ठीक है, मतलब नाना साहेब कहाँ से कौन लड़े थे, तो वो टेबल आपको याद होना चाहिए, क्योंकि वो टेबल से क्वेश्चन बन जाता है। और साथ साथ में ही ये भी याद होना चाहिए कि उनके अगेंस्ट कौन लड़ा था, ब्रिटिश ऑफिशियल, ठीक है। तो ग्वालियर से जनरल निकोलसन थे, बरेली को रिकैप्चर किए थे सर कॉलिन कैम्पबेल, आरा की बात कर ले तो विलियम टाइलर, ठीक है, आरा की बात कर ले तो विलियम टाइलर। फिर बनारस से सर ह्यूज रॉस, ठीक है, बनारस सर ह्यूज रॉस। अगर आपको पता होगा, यही सर ह्यूज रॉस हैं जिन्होंने कहा था कि रानी लक्ष्मीबाई एकमात्र मतलब रानी लक्ष्मीबाई जब लड़ी थी अपने जो इनके एक्सप्लॉयटेशंस के विरुद्ध, तो वो ये कहे थे कि वो एकमात्र मर्द थी उस भीड़ में, है ना। तो ये वही सर ह्यूज रॉस हैं। तो हमारा ग्वालियर हो गया जनरल निकोलसन ई, एंड देन सेकंड हो गया ए, एंड देन आरा हो गया बी, एंड देन बनारस हो गया डी। ई ए बी डी, ई ए बी डी, तो आंसर हमारा डी हो गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 इनैक्ट किया गया, जो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद आया, ठीक है, जिसको हम लोग एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। और ये अबॉलिश कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए, और जो भी ऑफिसर्स लड़े थे, देखो यहाँ से क्वेश्चन उतना ज़्यादा कभी फ्रेम, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो फ्रेम नहीं होता है, लेकिन यहाँ जब भी होगा तो ये ध्यान रखिएगा कि वो क्वेश्चन आपको फंसाएगा, क्योंकि यहाँ पे हाईली स्टैटिक पोर्शन हो गया, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। चलिए, कह रहा है नेचर एंड द कैरेक्टर ऑफ 1857 इज वन ऑफ द मोस्ट रिसर्च टॉपिक्स इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिलेटेड टू इट्स नेचर। अब देखिए, नेचर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 की बात हो रही है, कौन सा ट्रू नहीं है ये बताना है हमको, ठीक है। तो देखिए, अगर वी.डी. सावरकर जी की माने तो इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए ये क्वेश्चन ना बहुत जगह पूछा जाता है कि वी.डी. सावरकर जो थे ना, दामोदर सावरकर जी, उन्होंने माना था कि जो 1857 का रिवोल्ट है ना, वो इंडिया का पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस है, पहला वॉर है इंडियाज़ के इंडिपेंडेंस का। और ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्सेप्टेड है, ठीक है। अब देखिए, सेकंड कह रहा है अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स इट वाज नथिंग बट अ सिपॉय म्यूटिनी। अब बिल्कुल वो तो इस बात को मानेंगे नहीं, क्योंकि अगर वो इसको सिपॉय म्यूटिनी से अलग मान लेते हैं, सिपॉय म्यूटिनी से अलग मान लेते हैं, तो भाई उनको लॉस हो जाएगा ना, बिल्कुल लॉस हो जाएगा। कैसे लॉस हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे नेशनलिज्म की भावना आ गई थी, लेकिन ये नेशनलिज्म को वो हाईलाइट करना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर नेशनलिज्म को हाईलाइट कर देंगे मतलब उनकी जो रीन थी, जो वहाँ रह के आराम से वो पैसे बना रहे थे, उस पर थोड़ा सा इफेक्ट पड़ जाता। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड कह रहा है इन रियलिटी विच इज़ नॉट ट्रू रिलेटेड टू द नेचर ऑफ द, तो ये दोनों स्टेटमेंट तो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। थर्ड कह रहा है इन रियलिटी
इट वॉज मोर देन अ सिपाही म्यूटिनी बट फेल्स टू क्वालिफाई इट सेल्फ एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। देखो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। कैसे करेक्ट है? ठीक है, क्योंकि ना ये जो रिवोल्ट था ना वो काफ़ी ज़्यादा कन्फाइंड रह गया। कन्फाइंड क्यों रह गया? कहाँ रह गया? तो गैंगेटिक वैलीज में, सेंट्रल इंडिया में, और बहुत ज़्यादा इसका ना इम्पैक्ट नहीं पड़ा ब्रिटिश के स्ट्रांग होल्ड पे। ठीक है ना, ये ध्यान रखेगा। और मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड नहीं रहा इससे, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब तीनों करेक्ट है, पूछ रहा है नॉट ट्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा नन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ब्रिटिश पॉलिसी टुवर्ड्स सिपॉइज। ब्रिटिश पॉलिसीज टुवर्ड्स द सिपॉइज। ठीक है, समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कह रहे थे ब्रिटिश फ्रॉम द बिगिनिंग डिड नॉट रिस्पेक्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट ऑफ द इंडियन सिपॉय। देखो इनिशियल कंडीशंस की बात करें, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो एकोमोडेट करती थी सिपॉइज को, ठीक है, उनके डिमांड्स को, फैसिलिटीज़ भी देती थी, और एक तरीके से वो उनको उनके रिलीजियस सेंटिमेंट, कास्ट एंड रिलीजन पे भी उनको फ्री छोड़ती थी। ठीक है ना, लेकिन जैसे जैसे आर्मी का एक्सटेंशन होने लगा ऑपरेशन में, सिर्फ इंडिया की बात नहीं करें, बाहर की भी बात कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं था कि इस चीज़ को वो लोग कंटिन्यू कर पाते। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये चीज़ जो था, अगर यहाँ पे इनिशियल टर्म होता ना तो ये चीज़ सही होता। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना अभी। अब देखिए सेकंड क्या कह रहा है, द ब्रिटिश ट्राइड टू रिक्रूट ओनली ब्राह्मण्स टू होमोजेनियस इन द आर्मी। देखो अगर हम लोग कास्ट डिस्टिंक्शन की बात करें तो ये भी था, लेकिन सिर्फ इस तरीके का था कि सिर्फ ब्राह्मणिस को ही सेलेक्ट करेंगे, ये तो एकदम बिल्कुल भी नहीं था। कास्ट डिस्टिंक्शन एंड सेग्रीगेशन एक किसी रेजिमेंट में वो बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं था। ठीक है ना, कास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं थे और बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं थे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव नहीं थे ब्रिटिश। ठीक है, ब्रिटिश लोग, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग हो गया। तीसरा देखते हैं कह रहा है द ब्रिटिश फील्ड दैट कास्ट डिस्टिंक्शंस एंड सेग्रीगेशन विद इन अ रेजिमेंट वे आर नॉट कंड्यूसिव टू द कोहेसिवनेस ऑफ द फाइटिंग यूनिट। बिल्कुल, अगर आपस में कास्ट डिस्टिंक्शन होगा तो वो कोहेसिव हो जाएंगे, मतलब अच्छे तरीके से आपस में बाइंडेड नहीं होंगे, नॉन कोहेसिव हो जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर हमारा सिर्फ और सिर्फ 3 हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, इसमें काउंट कर सकते हो आप इसको, है ना, यहाँ से आपकी एक बेसिक फ्रेम बन जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वामी विवेकानंदा आर ट्रू। स्वामी विवेकानंदा के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है ये हमें बताना है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के बारे में बात कर ले तो आपको पता होगा, हाँ, नरेंद्रनाथ दत्ता जो बाद में बन जाते हैं स्वामी विवेकानंदा, वो स्प्रे करते हैं रामाकृष्णा जी के मैसेज को, और साथ साथ में ही इंडियन सोसाइटी को किस तरीके से पुराने और जो बेकार की प्रैक्टिसेस हैं उससे निकलने की चीज़ें को बताते हैं। तो देखते हैं, हाँ, ही पॉपुलराइज हिज गुरुज यूनिवर्सल मैसेज ऑफ वेदांता एंड ट्राइड टू पुट इट इन द फॉर्म दैट वुड सूट द नीड्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी। तो बिल्कुल सही है। रामाकृष्णा स्वामी विवेकानंद जो थे वो बेसिकली रामाकृष्णा की जो टीचिंग्स थी उसको ही स्ट्रेस आउट करते थे, जैसे इसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन। याद रखिएगा, इनका जो मेन वेदांता थ्योरी था एक तरीके से इसेंशियल वननेस ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, और ये वेदांता फिलॉसफी को भी प्रमोट करते थे, जो कि माना जाता था मोस्ट रैशनल सिस्टम। वेदांता पॉलिसी जो है उसको मोस्ट रैशनल सिस्टम माना जाता था, मोस्ट रैशनल सिस्टम। ठीक है, अब तो सेकंड देख लेते हैं। ही स्ट्रेस्ड सोशल एक्शंस विदाउट विच नॉलेज वॉज यूजलेस इन द वर्ल्ड। देखिए सीधी सी बात है, अगर आप जब तक सोशल एक्शंस नहीं लेते हो तो फिर उस नॉलेज का कोई यूज नहीं है ना। तो आप उसको अगर माउल्ट नहीं, ये आज के लिए वैलिड होता है ना। तो सीधी सी बात है, जो प्रिंसिपल फीचर था विवेकानंदा जी के सोशल फिलॉसफी का, वो अपलिफ्टमेंट ऑफ द मासेस की बात करते थे, सोशल एक्शंस की बात करते थे, और वो ये भी बिलीव करते थे कि जो स्पिरिट ऑफ वेदांता है, और बहुत ही जरूरी है स्पिरिट ऑफ वेदांता फॉर यूनिटी एंड इक्वालिटी ऑफ ऑल रिलीजन। ठीक है, तो ये भी करेक्ट हो गया सेकंड। थर्ड कह रहा है
ही प्रोक्लेम्ड द इसेंशियल वननेस ऑफ द रिलीजन, बिल्कुल वेदांता सोसाइटी की बात ही यही होती है, इसेंशियल वननेस ऑफ ऑल द रिलीजन इन अ सिंगल फ्रेम। फोर्थ कह रहा है डिक्लेयर्ड वेदांता टू द फुल्ली रैशनल सिस्टम, एब्सोल्युटली। साथ साथ में उन्होंने ये भी बताया ना कि किस तरीके से आपको इस चीज़ों पे ज़्यादा स्ट्रेस देना पड़ेगा, जैसे नेगेटिव चीज़ें होती हैं, जैसे रिलीजियस सुपरस्टिशंस हो गए, फिर आउटडेटेड रेस सोशल कस्टम्स हो गए, सती प्रथा हो गया, है ना, चाइल्ड मैरिज हो गया, विडो रीमैरिज का ब्लॉकेज हो गया, ठीक है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, तो यहाँ सारा का सारा स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। चलिए, कह रहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मंगल पांडे आर नॉट करेक्ट। मंगल पांडे करेक्ट नहीं है, शायद मैंने इस क्वेश्चन को रिपीट कर दिया है, हाँ शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस। हाँ ठीक है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे देखते हैं। कंसीडर विच ऑफ द फॉलोइंग वेयर टारगेटेड बाय द सिविलियन पॉपुलेशन ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो कह रहा है किनको टारगेट किया गया था, सिविलियन जो पॉपुलेशन थे उनके द्वारा ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, ठीक है। तो ये देखते हैं, सबसे पहले तो ये समझो कि किनको किनको किया गया था, यहाँ से एक बेसिक चीज़ हो जाएगा। लॉकआउट्स को किया गया था और मनी लैंडर्स को किया गया था। देखो बेसिकली बात ये है ना कि जितने भी नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडिया की बात कर लें, जो म्यूटिनी था सिपॉय का, वो बहुत ही पॉपुलर रिवोल्ट में कन्वर्ट हो गया था। और ये पॉपुलर रिवोल्ट किसके द्वारा चलाया जा रहा था, सिविल पॉपुलेशन के द्वारा चलाया जा रहा था, ठीक है। पीजेंट्स, जमींदार्स जो थे वो फ्री एक्सपेंशन भी दे रहे थे अपने मनी लैंडर्स को अटैक करके। मतलब क्या, इनको मौका मिल गया कि जो भी मनी लैंडर्स उनको अटैक करो, क्योंकि देखो मनी लैंडर्स जो थे उनका जो बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन तो बढ़ ही गया था। तो जब उनको मौका मिला ना पीजेंट्स को और जमींदार्स को, तो उनको उन पे अटैक करके उनके मनी लैंडर्स पे अटैक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वो इस चीज़ का एडवांटेज लिए डिस्ट्रॉय करते हैं मनी लैंडर्स के बैंक अकाउंट्स को, फिर बुक रिकॉर्ड्स को, ये सब चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने लगे थे। तो लॉकआउट्स और मनी लैंडर्स थे, क्लियर है। चलिए, तो हमारा आंसर 1 और 2 हो जाएगा। न्यू जमींदार्स को नहीं किए थे और थानास को नहीं किए थे, ठीक है। तो हमारा आंसर 1 और 2 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। अगर बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की, तो देखो जब भी बात हो ना आपको कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का, तो बहुत सारे चेंजेज हुए, आपको पता होगा। तो जैसे रिवोल्ट हो गया 1857 का, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उन्होंने ये डिसाइड कर लिया बिना किसी ऑपोजिशन के कि अब समय आ गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया जाए, ठीक है ना। तो बेसिकली आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश ऑफिशियल जो थे वो डिसाइड करते हैं कि ये वक्त सही है कि इंडिया में अब डायरेक्ट कंट्रोल होगा हमारे ब्रिटिश क्राउन का। तो यहाँ पे एक टर्म आया, देयर विल बी अ डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन। एक एक्ट पास किया गया 1858 में, ठीक है ना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो चला गया आपको क्राउन रूल के पास। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट हो गया, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है करेक्ट। सेकंड कह रहा है द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज नाउ टू एडवाइज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए अगर हम लोग पहले अथॉरिटी की बात करें तो डायरेक्टर थे, कंपनी के डायरेक्टर्स थे, और था बोर्ड ऑफ कंट्रोल बीओसी, एक होता है सीओडी। तो बीओसी जो था ना बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसके पास था। लेकिन अब क्या हुआ ना, जैसे जैसे 1858 के वक्त ये जो पावर था वो एक्साइज किया जाने लगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के द्वारा। इसको सपोर्ट कौन करेगा, तो काउंसिल सपोर्ट करेगा, ठीक है। और जो बीओसी था बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसको एबोलिश कर दिया गया कि नहीं भाई तुमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है। सेकंड देखते हैं, द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज नाउ टू एडवाइज अ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, नहीं, इनको तो एबोलिश कर दिया गया। सेकंड हमारा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ये एलिमिनेट हो गया, ठीक है। अब चलिए तीसरा देखते हैं। कह रहा है वाइसराय ऑफ इंडिया वाज अ मेंबर ऑफ द एडवाइजरी बॉडी दैट काउंसल्ड द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया। तो देखिए
जो सेक्रेटरी था ना, एक मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, और वो रेस्पॉन्सिबल था पार्लियामेंट के लिए। तो जो ये टर्म को ध्यान रखिएगा, समझिएगा। जो सेक्रेटरी था ना, वो एक मेंबर था ब्रिटिश कैबिनेट का, और वो रिस्पॉन्सिबल था पार्लियामेंट के लिए। जो काउंसिल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, जिनको हम लोग इंडिया काउंसिल कहते थे, मतलब इंडिया में एक काउंसिल ऑफ स्टेट जिनको इंडिया काउंसिल कहते थे, वो आपको बेसिक उनका फंडा था कि वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को जो थोड़ा सा असिस्ट करेंगे, ठीक है। और वाइसराय उस लिस्ट में नहीं थे। सबसे ज़्यादा अगर बड़ा पॉइंट आपको याद रखना है तो वाइसराय उस लिस्ट में नहीं थे, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो चलिए, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया, तो हमारा सिर्फ 1 करेक्ट है, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी। बिल्कुल, लॉर्ड कैनिंग थे, ये तो सबको पता होगा। लॉर्ड कैनिंग वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिपॉय म्यूटिनी ऑफ 1857, ठीक है। अब अब देखो, सिंपल सी बात है, गवर्नर जनरल थे, तो जैसे 1858 हुआ, क्राउन रूल के बाद शिफ्ट हुआ, तो ये बन गए वाइसरॉय। किसके थ्रू बने? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के एम्बिट में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इजी था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है इंडियंस वेयर assured of many things in the declaration by Queen Victoria in 1858. Which one of the following assurance was fulfilled by the British government? अब देखो, 1858 जो हुआ, क्राउन रूल का इम्पोजिशन ऑन, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन आया, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी ना ऐसी, जो जिसमें क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि हम लोग एश्योरेंस देते हैं कि इंडियन को कुछ ना कुछ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो आखिर इसमें ऐसा क्या था जिसको पूरा किया गया? तो देखो, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन विल बी अबेंडन। तो देखो, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन जो था ना, उसको खत्म किया गया था। स्टेटस क्वो ऑफ द नेटिव रूलर्स वुड बी मेंटेन्ड। इक्वल ट्रीटमेंट वुड बी गिवन टू ऑल सब्जेक्ट्स, इंडियंस एंड यूरोपियंस। तो देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता है, तो ये तो बोलना और सोचना भी बेकार है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ दिया जाएगा सारे सब्जेक्ट्स में। एक तो यहाँ पे देखो पॉइंट्स कहाँ कहाँ निकल के आ रहे हैं। एक तो यहाँ कह रहे हैं ऑल सब्जेक्ट्स में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और साथ में ही इक्वल ट्रीटमेंट्स की बात हो रही है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? मतलब इंडियंस और यूरोपियंस को आप एक शू में रख के देखेंगे ही नहीं वो, क्योंकि पॉसिबल नहीं था उनके लिए ना। तो सी तो रॉन्ग हो गया हमारा। चलो, यहाँ इसको तो एलिमिनेट कर देते हैं। अब डी कह रहा है देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ द इंडियंस। उनको ये चीज तो समझ में आने लगा था कि थोड़ा तो दिक्कत होगा। अब देखो, अगर हम लोग बात करें, जब क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेरेशन को पास किया 1858 में, पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को अबेंडन कर दिया गया। ये 100% करेक्ट है, ठीक है। पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन को अबेंडन कर दिया गया, ठीक है। पॉलिसी जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको डिसग्रेड कर दिया गया, मतलब अब इसको हम लोग यूज नहीं करेंगे। जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ऑप्शन बी, स्टेटस क्वो जो नेटिव रूलर्स का था वो मेंटेन रखा जाएगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। देखो, जो उन्होंने प्रोक्लेमेशन दिया था ना, उसमें ये कहा था कि स्टेटस क्वो जो होता है ना नेटिव रूलर्स का, वो मेंटेन किया जाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स जो थे ना, इस बात पे अवॉइड नहीं किया, मतलब वो माने नहीं। हालांकि वो कहे थे कि हाँ ऐसा होगा, मांग किया जाएगा कि उनका जो रियल स्टेटस है, स्टेटस क्वो, उसको मेंटेन किया जाएगा, लेकिन ये इस चीज़ पे खड़े नहीं रह सके, ठीक है। वो वर्ड्स में तो दिए थे, लेकिन इस चीज़ पे खड़े नहीं रह सके। क्लियर है? तो ये रॉन्ग हो गया। जैसे एग्जाम्पल ले लो, ब्रिटिश ने रूल बनाया था 1891 में, आफ्टर एंग्लो मणिपुर वॉर। 1891 का जो एंग्लो मणिपुर वॉर हुआ, लेकिन मणिपुर जो था वो लास्ट इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ ब्रिटिश इंडिया में, है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो मणिपुर था उसको इंक्लूड करना चाहते थे, मणिपुर को अपने स्टेट में, इंडिपेंडेंट स्टेट में, लेकिन आप देखो वो कर नहीं पाए, है ना। तो ब्रिटिश कहते थे बहुत चीज़, लेकिन उसको फुलफिल नहीं कर पाते थे, ठीक है। चलिए, अब बात कर लेते हैं सी का। तो सी तो बिल्कुल इनकरेक्ट है कि इट वॉज सेड इन द प्रोक्लेमेशन दैट इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट्स में, इंडियंस को यूरोपियंस से के बराबर दिया जाएगा, लेकिन ये हो नहीं पाया इन रियलिटी में। जैसे ब्रिटिश ने, अगर हम लोग बात करें क्लासिफाइड, ब्रिटिश ने क्या किया क्लासिफिकेशन में, इंडियन कास्ट को, जो कास्ट थे उनको मार्शल कास्ट एंड नॉन मार्शल कास्ट में के बेस्ड पे अलग अलग किया, ठीक है। रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद कास्ट
रिलीजियन, एथनिसिटी और रेस, ये ज़्यादा क्रूशियल हो गया कि जब भी आप किसी सोल्जर को एनलिस्ट करोगे तो उनके लिए, ठीक है, क्योंकि उनको लगता था कि कुछ पर्टिकुलर कास्ट है वो ज़्यादा एग्रेसिव है हम लोगों के लिए, कुछ पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं जो ज़्यादा एग्रेसिव है हम लोगों के लिए, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो रिलीजन जो था, एथनिसिटी या कास्ट, ये बन गया ज़्यादा क्रूशियल जब आप किसी सोल्जर को एनलिस्ट करोगे तो फिर इक्वल ट्रीटमेंट की बात ही नहीं आ रही है ना। अब चलिए, देयर वुड बी नो इंटरफेरेंस इन द सोशल एंड रिलीजियस बिलीफ ऑफ इंडियंस। देखो ये भी इनकरेक्ट है। कहा तो गया था कि कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा सोशल और रिलीजियस बिलीफ में इंडियंस के, लेकिन बहुत सारे ऐसे लेजिस्लेशन बनाए गए जो इंटरफेरेंस कर रहे थे सोशल एंड रिलीजियस ऑर्डर में, जैसे क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871 वाला। तो आप देखते चलो, क्रिमिनलाइजिंग क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट 1871। एक और देख लो, जैसे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, उससे भी ज़्यादा एज ऑफ कंसेंट 1891। ठीक है, चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड कर दिया। अब कह रहा है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 ब्रिटिश ब्रॉट रिफॉर्म इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिफॉर्म्स इन द प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है और उसके रिफॉर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है द सिस्टम ऑफ गिविंग फिक्स्ड ग्रांट्स टू प्रोविंस वॉज एंडेड इन 1882। 1882 में जो फिक्स्ड ग्रांट्स की जो सिस्टम थी उसको बंद कर दिया गया, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट को देख लेते हैं। कह रहा था फर्स्ट स्टेप इन द डायरेक्शन ऑफ सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस वाज टेकन इन 1870 बाय लॉर्ड मायो, ठीक है, इनके द्वारा लिया गया था 1870s में, ठीक है। पहला सेंसस भी आप देख लेना किनके द्वारा आया था, ठीक है। चलिए, तो प्रोविंशियल फाइनेंसेस का जो डायरेक्शन था, जो उन्होंने लिया स्टेप को सेपरेट करने के लिए सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंस को, एक तो सेंट्रल फाइनेंसेस हो गया, एक प्रोविंशियल फाइनेंस हो गया, ठीक है। प्रोविंस की अपनी फाइनेंस और सेंटर की अपनी, तो दोनों को अलग करने का डिसीजन लिया गया था 1870s में बाय लॉर्ड मायो, ठीक है ना। तो देखो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। अगर हम लोग बात करें, जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था 1857 रिवोल्ट के बाद का, 1857 रिवोल्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो जब भी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री पढ़ो तो एक काम करना, पहले तो एक 1857 का रिवोल्ट का रेफरेंस ले लेना, 1857 से पहले चले जाना। 1857 से पहले में जितने भी रिवोल्ट्स होंगे, चाहे वो सिविल अपराइजिंग है, चाहे वो सोशल रिफॉर्म्स अपराइजिंग है, चाहे वो रिलीजियस रिफॉर्म्स है, या फिर वो ट्राइबल रिवोल्ट्स है, ठीक है, 1857 से पहले। फिर 1857 के बाद की रिवोल्ट्स देख लेना, जैसे मुंडा 1899, ठीक है। तो इसके बाद की भी रिवोल्ट देख लेना। तो इसको ना दो भाग में बांट देना, 1857 को रखना सेंटर पे और इसको दो टर्म में कर देना। इससे क्या होगा, आपको एक रेफरेंस रहेगा। और कभी कभी क्या होता है ना कि डेट्स याद करने में बहुत आसानी हो जाती है कि अच्छा चलो हाँ ठीक है, 1857 क्रांति के बाद हुआ था, ये 1857 के पहले हुआ था, एक ब्रेन में ना मैपिंग हो जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो हमारा है वो करेक्ट है। और 1870 में लॉर्ड मायोज थे, उन्होंने पहला स्टेप लिया था इस डायरेक्शन में कि वो सेपरेट करेंगे सेंट्रल और प्रोविंशियल फाइनेंसेस को। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट था उसको फिक्स्ड सम ग्रांट किया गया था सेंट्रल रेवेन्यूज से, इसको ध्यान रखिएगा, बाद में इस पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट था ना, उनको कुछ फिक्स सम दिया गया था, मतलब उनको कांस्टेंट सम दिया गया था। मान लो ये कांस्टेंट सम है, ये प्रोवाइड किया गया था। और ये कहाँ से किया गया था, तो ये देखो प्रोविंशियल रेवेन्यू में दिया गया, और दिया कहाँ से गया था, तो ये आपको सेंट्रल रेवेन्यू से दिया गया, सेंट्रल फाइनेंस से दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा 1882 में लॉर्ड रिपन जो है वो कुछ और चेंज लाते हैं, लेकिन पहले लॉर्ड मायो का काम था ये। और क्या चेंज लाते हैं वो, कि जो सिस्टम था कि फिक्स ग्रांट्स दिया जाएगा उसको एंड कर देते हैं। और उसके साथ साथ प्रोविंस में एक लाते हैं कि पूरी की पूरी इंटायर इनकम जो होगी ना, वो कुछ सर्टेन सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू से ही होंगी, उनको मिलेंगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर दोनों करेक्ट है। आंसर की अगर आप देखोगे तो आंसर की में शायद मैंने सी बता दिया है इसका, तो आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी फॉर दिस। पता नहीं दो चीज़ें मैंने गलती की है, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, आई विल ट्राई नॉट टू डू दिस टाइप ऑफ मिस्टेक्स। तो यहाँ पर ना सी बता दिया है, लेकिन आंसर हमारा डी हो जाएगा, दोनों करेक्ट है, ठीक है। चलिए करेक्शन, तो आंसर हो जाएगा डी। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कह रहा है आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश रिक्रूटेड द सोल्जर्स फ्रॉम,
देखो जैसे 57 का रिवोल्ट हो गया ना, तो उनको पता चलने लगा कि हाँ ठीक है, मतलब ऐसा कुछ तो हो रहा है गड़बड़, जहाँ पे कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटी, कुछ पर्टिकुलर कास्ट के जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा प्रोएक्टिव हैं कि वो हमें परेशान करें, मतलब वो ज़्यादा, उनको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं, वो रिलीजियस सेंटिमेंट उनको ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो ये ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। तो अगर 1857 की बात करें तो ब्रिटिश रिक्रूट करते हैं सोल्जर्स को ब्रिटिश आर्मी में, फ्रॉम कहाँ कहाँ से करते हैं देख लो। एक तो सिख थे, सिख से करते हैं, फिर गुरखा या गोरखाज पढ़िए, गुरखा नेपाल रीजन वाले, और पठान कम्युनिटीज़ के ज़्यादा करते हैं। ये इन 3 कम्युनिटी की काफ़ी लार्ज स्केल में करते हैं। तो गुरखाज, सिख एंड पठान आपको ये काफ़ी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये जो कम्युनिटीज़ है ना, वो 1857 का जो रिवोल्ट हुआ, 1857 का रिवोल्ट, उसको सप्रेस करने में ये कम्युनिटीज़ काफ़ी हेल्प किए थे। किसकी? तो ब्रिटिश की, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग इज वेल नोन एज चैंपियंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन कॉलोनियल इंडिया। तो चैंपियंस ऑफ वुमेन्स एजुकेशन, ये क्वेश्चन आपको CAPF में पूछा गया है। तो आप समझते हैं, ये 4 नाम दिया हुआ है। देखो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए ना, तो आप एक सीट रखना अपने पास, खुद की सेल्फ मेड शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए, और ना वुमेन्स एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे देखिए बस 2-3 नाम लिख लो। इससे क्या होगा ना, फाइनल टर्म में आपको याद करने में बहुत आसान होगा। आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो, मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो देखिए, तो सिस्टर सुब्बालक्ष्मी, बेगम रोकिया शेखावत हुसैन, केशव चंद्र सेन, आनंद कुमारस्वामी। तो अगर इस 4 नाम में देखते हैं तो आपको सिस्टर सुब्बालक्ष्मी, बेगम रोकिया शेखावत हुसैन एंड केशव चंद्र सेन, ये तीनों जो थे ना, वो काफ़ी इन्वॉल्व, काफ़ी प्रोएक्टिव रहे थे वुमेन्स एजुकेशन के केस में। तो सिस्टर सुब्बालक्ष्मी एक सोशल रिफॉर्मर थी, एक एजुकेशनिस्ट थी, और साथ साथ में ही डेवलपमेंट ऑफ वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया में काफ़ी प्रोमिनेंट रोल प्ले किए हैं। अच्छा, इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने फाउंड किया था शारदा सदन को। कहाँ पे? शारदा सदन। और ये कहाँ पे किया था? चेन्नई में किया था। तो ये ना पहली स्कूल थे, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट थी, फर्स्ट नहीं कह सकते हैं आप, वन ऑफ द फर्स्ट थी, वन ऑफ द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अगर हम लोग बेगम रोकिया शेखावत हुसैन जी की बात करें, बेगम रोकिया शेखावत हुसैन की बात करें, तो देखो, एक बंगाली राइटर थी, एक सोशल रिफॉर्मर थी, और एक वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट थी। इनको ना यूथोपियन नोवेल के लिए काफ़ी जाना जाता था, और वो नोवेल का नाम था सुल्तानाज ड्रीम। इसके लिए इनको काफ़ी समझा गया, काफ़ी जाना गया, ठीक है। एक मिनट, हाँ, तो इनको इस चीज़ के लिए काफ़ी जाना गया वुमेन्स के कंट्रीब्यूशन में, ठीक है। चलिए, अगर हम लोग बात करें, इनका कहना था ना कि वर्ल्ड जो है ना, वहीं थ्राइव करेगा, वहीं सर्वाइव करेगा जहाँ पे वुमेन जो होती हैं वो इक्वल टू मैन है। वो फाउंड करती हैं महिला समिति को, जो कि वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रमोट करता है वुमेन एजुकेशन इन बंगाल। तो बंगाल के केस में अगर हम लोग बात करेंगे तो महिला समिति, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बात कर लेते हैं केशव चंद्र सेन जी के बारे में। बंगाली सोशल रिफॉर्मर्स थे और रिलीजियस लीडर भी थे। वो फाउंड करते हैं सेवरल स्कूल्स फॉर गर्ल्स, और बहुत ही ज़्यादा काम करते हैं कि किसी तरीके से वुमेन के एजुकेशन को, वुमेन को सोसाइटी में उसके स्टेटस को इम्प्रूव किया जाए, ठीक है। तो ये 3 हो गया। अगर आनंद कुमार स्वामी की बात करें, एक आर्ट हिस्टोरियन थे, फिलोसफर थे और क्रिटिक थे, ठीक है। बहुत ही स्ट्रांग एडवोकेट थे फॉर इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। तो आप जब भी आनंद कुमार स्वामी की बात करें तो आप हिस्ट्री पे चले जाएगा, ठीक है, हिस्ट्री, फैक्ट्स, आर्ट एंड कल्चर पे चले जाएगा। और बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली वुमेन के लिए नहीं बोले थे कुछ भी अभी तक, मतलब ऐसा नहीं इनके अकॉर्डिंग रहा था। तो फिर ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया, बाकी 3 ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो आंसर हमारा बी हो गया। चलिए, 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है? हिंदू मुस्लिम यूनिटी वॉज द मेन पिलर ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857। In order to create disunity, the rift between both the communities, what measure was taken by them? देखो, कहा गया कि जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी था ना 1857 रिवोल्ट में, वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा। तो ना ब्रिटिशर्स को तो क्रिएट करना डिसयूनिटी। देखो 1857 भी एक रिवोल्ट है ना, जिसके बाद ब्रिटिशर्स को ये समझ में आना कि यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे रिलीजियस फीलिंग्स को लाना पड़ेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट को इंट्रोड्यूस करके लोगों को बताना होगा कि आपकी रिप्रेजेंटेशन कम है, आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। कहता है इन अर्ली ईयर्स मुस्लिम्स वेयर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट
इन सर्विसेज, बिल्कुल वैसे भी 1857 जो कार्टेज वाला केस था, हिंदू मुस्लिम दोनों के रिलीजियस सेंटिमेंट को टच किया जा रहा था, ठीक है, तो ये तो करेक्ट है। सेकंड क्या कह रहा है, दे वेर सोन एज द ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम, ऐसा नहीं होगा, अगर उनको ऑपरेसर ऑफ मुस्लिम दिखाया जाएगा तो वो किस तरीके से डिसयूनाइट करेंगे हिंदूज और मुस्लिम को, अलग अलग नहीं हो सकता है। थर्ड कह रहा है, इट वॉज प्रोपगेटेड दैट द इंटरेस्ट ऑफ हिंदूज विल बी मेट ओनली ऑन बीइंग लॉयल टू द ब्रिटिश रूल। तो इसको प्रोपगेट कराया गया कि जब जब भी किसी हिंदूज का या हिंदूज कम्युनिटीज या ग्रुप का इंटरेस्ट जो होगा वो तभी पूरा हो सकता है जब वो ब्रिटिश रूल की तरफ लॉयल हो, ठीक है। तो ए और सी हमारा करेक्ट है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब हम लोग समझ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो था ना, वो बहुत सारे मेजर्स लेती थी कि किस तरीके से डिसयूनिटी क्रिएट किया जाए हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में 1857 के टाइम में। जो ब्रिटिशर्स थे वो देते हैं प्रेफरेंस हिंदू सोल्जर्स को रिक्रूटमेंट में मुस्लिम सोल्जर्स से, तो ये एक तरीके का डिस्क्रिमिनेशन हो गया। देखो, जैसे ही अगर आप किसी ए को किसी बी के सामने इसको प्रोमिनेंसी दोगे ना, तो इसको लगने लगेगा बी को हाँ कुछ तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो ऐसा हो रहा है जहाँ बी ज़्यादा लॉयल्टी दिखा रहा है या फिर ज़्यादा ही अफेक्शनेट है उसके लिए, है ना। तो अर्ली ईयर्स में मुस्लिम जो थे वो डिस्क्रिमिनेट किए गए सर्विस में। ब्रिटिशर्स जो थे वो प्रेफरेंस देते हैं हिंदू सोल्जर्स को इन रिक्रूटमेंट इन कंपेरिजन टू मुस्लिम सोल्जर्स, ठीक है। ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी जो थे वो इस बात को भी ध्यान रखती हैं कि प्रोपगेट करें अलग अलग तरीके के प्रोपेगेंडे को जो कि हिंदूज़ के इंटरेस्ट में हो, और ये तभी पता चले सामने वालों को कि हिंदूज़ के इंटरेस्ट में तभी हो रहा है जब वो लॉयल हो रहे हैं, है ना। तो ये दोनों हो गया हमारा आंसर सी, आंसर डी हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। चाइल्ड मैरिज, सप्रेशन ऑफ थग, विडोज रीमैरिज एंड सप्रेशन ऑफ पिंडारीज, इसके बारे में जान लेते हैं। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना, उसमें देखो सबसे पहले जान लो सप्रेशन ऑफ ठगी प्रथा की बात कर ले। जो ठग्स थे उनको सप्रेस करने के लिए ना स्लीमैन थे वो काफ़ी एक्टिवली काम किए थे और उसको सप्रेस पे किए थे। अगर आपसे मैं पूछूं स्लेवरी के बारे में तो आप याद रखना एलन ब्रो, ठीक है, क्लियर है। तो अगर चाइल्ड मैरिज की बात कर लें तो चाइल्ड मैरिज पे ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाए थे एमजी रानाडे जी ने, और सप्रेशन ऑफ ठगी स्लीमैन तो 2 ही हो गया, मतलब सेम है। और वीडो रीमैरिज की बात कर लेना तो ये ईश्वरचंद विद्यासागर, वीडो रीमैरिज पे ज़्यादा फोकस ईश्वरचंद विद्यासागर का था, मैंने ऑलरेडी इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया है। और फिर सप्रेशन ऑफ पिंडारीज, देखो पिंडारीज के बारे में ऑलरेडी बताया है कि किस तरीके से इसको एंग्लो मराठा वॉर में सप्रेस किया गया था, तो ये लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा किया गया है। तो हमारा 3214 हो गया, आंसर हमारा हो गया ए। इसमें आपको कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स समझने की जरूरत नहीं है। देखो एक तरीका होता है ना गवर्नर जनरल वाइसराय की को याद करने का, सबसे पहले आप कभी भी डेट और डे और फिर टेन्योर से याद मत करने की कोशिश करो, उनके ना वर्क से याद करो आखिर उन्होंने किया क्या था, ठीक है। जैसे मान लो अगर हम लोग ट्रेन्स की बात कर लेते हैं तो 1853, ठीक है 1853, तो यहाँ पे इस टाइम में कौन थे, तो डलहौजी थे। अब ना इस आसपास में कुछ भी आएगा ना तो वो डलहौजी की तरफ जाएगा, तो इस तरीके से याद किया करो, ना कि बैठ करके टाइमलाइन याद किया करो, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, ठीक है। एमजी रानाडे जो थे वो बहुत स्ट्रांग एडवोकेट थे फॉर द एबोलिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज। उनका ये मानना था कि चाइल्ड मैरिज जो होता है वो बहुत ही हार्मफुल होता है बोथ द कॉम्पोनेंट्स के लिए, बोथ द इंडिविजुअल्स के लिए, चाहे वो गर्ल चाइल्ड्स हो या फिर सामने वाला काउंटर पार्ट हो। वो ये भी आर्ग्यू करते हैं कि चाइल्ड मैरिज जो है वो अर्ली प्रेगनेंसी को सामने लाता है, जो कि बहुत सारे सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस, हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस को लाता है, ठीक है। तो इनका नाम इस तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब कह रहा है हु फाउंडेड द थियोसॉफिकल सोसाइटी, थियोसॉफिकल सोसाइटी को फाउंड किसने किया था, मैडम HP ब्लावत्स्की, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंदा, महात्मा गांधी, ठीक है। तो देखिए ये किया गया था आपको मैडम HP ब्लावत्स्की के द्वारा। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो फाउंड किया गया था मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा, और एक और थे कर्नल ऑलकॉट, ऑलकॉट भी याद रखिएगा, अगर इसमें ऑप्शन रहता तो उनका भी एडेड होना चाहिए, ठीक है। और कहाँ पे किया गया था इसको, तो किया गया था न्यूयॉर्क में 1875 में। बेसिकली जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है वो इन्फ्लुएंस था आपको इंडियन फिलॉसफी ऑफ वेदांतिक ट्रेडिशन से, तो इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम इंडियन वेदांतिक सोसाइटी।
तो इसमें मेन काम क्या था, इसमें मेन इसका जो मेन मोटिव था, मेन फंक्शन था, वो आपको प्रमोट करना था यूनिवर्सल ब्रदरहुड को, यूनिवर्सल ठीक है। चलिए अब और समझ लेते हैं। अगर हम लोग बात करें ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री कॉजेज विच ऑफ द फॉलोइंग मिलिट्री कॉजेज वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर 1857 रिवोल्ट, तो क्या कौन सा मिलिट्री कॉज था, बेसिक मिलिट्री कॉज जो कि रिस्पॉन्सिबल था 1857 रिवोल्ट के लिए। तो देखिए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को तो ऐसे कट कर दो, आखिर उसकी वजह से 1857 रिवोल्ट तो हुआ नहीं था। नॉन मिलिट्री कॉज की बात हो रही है, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मिलिट्री केस में नहीं होगा, ठीक है ना। नॉन इंटरवेंशन पॉलिसी ऑफ जॉन लॉरेंस सेटिंग अप ऑफ इनाम कमीशन, देखो बेसिक था यही कि सैलरीज और पेंशन था ना, उस रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे बिटवीन इंडियंस एंड ब्रिटिश सोल्जर्स के कारण। और एक और चीज़ था, देखो ये लोग ना दरिया में जाना नहीं चाहते थे, मतलब इनका मानना था, हिंदू धर्म के कुछ लोग थे, उनका मानना था कि अगर हम लोग समुद्र में जाते हैं, सी में जाते हैं, तो हम लोग अपना धर्म नष्ट कर रहे हैं, ठीक है, धर्म नष्ट कर रहे हैं। तो ये भी एक वजह था। तो सैलरीज और पेंशन जो था वो उससे रिलेटेड काफ़ी इशूज़ रहते थे इंडियन और ब्रिटिश सोल्जर्स में। ब्रिटिश सोल्जर्स को काफ़ी अच्छा सैलरी मिल गया, इंडियन सोल्जर के साथ बहुत ज़्यादा पार्शलिटी हो गया, है ना। इंडियन सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, उनको ट्रीट किया था डिफरेंटली जो इंग्लिश काउंटर पार्ट्स हैं उनसे। जो इंडियन सिपाहीज थे वो उनको अलाउ नहीं किया जाता था कि वो एक टर्म था भत्ताज, उनको ना भत्ताज नहीं मिलता था, इवन दो कि वो अगर एक्स्ट्रा टाइम भी करते थे तो भी नहीं मिलता था, ठीक है, या फिर आउटसाइड कंट्री ड्यूटी किए तो भी नहीं मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी, ठीक है। और एक और था, एक आप समझ सकते हो, पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 1854 का, पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था 1854 का, ठीक है। उसमें क्या हुआ था ना कि जो आप अपने फैमिली को या किसी फ्रेंड को लेटर तभी भेज सकते थे जब आप ब्रिटिश हो गए या फिर कोई और होगा, मतलब इंडियंस के लिए इस सर्विस को स्टॉप कर दिया गया था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था, है ना। चलिए, कह रहा है द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द लॉर्ड रिपन्स गवर्नमेंट, द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द लॉर्ड रिपन्स गवर्नमेंट was one of the major administrative change introduced after the 1858 which one of the following was not part of this resolution। तो एक रिजोल्यूशन पास किया गया था लॉर्ड रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन के गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसमें कहा गया था कि वो ही एक रीज़न था, एक मेजर चेंज का, मेजर एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस का, जो इंट्रोड्यूस किया गया था 1858 में, ठीक है। तो देखते हैं, कहता है रूरल एंड अर्बन बॉडीज वेर प्रमोटेड, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, रूरल अर्बन बॉडीज़ की बात नहीं की गई थी। कह रहा है द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज वेर ऑफिशियल ऑफ द कंपनी, बिल्कुल करेक्ट है। ये स्टेटमेंट जो है वो, एक मिनट, पूछ रहा है नॉट पार्ट ऑफ द, मतलब कौन सा इसका पार्ट नहीं है रिजोल्यूशन का, ये बताना है। तो देखो एक मिनट, शायद मैंने उस रिजोल्यूशन के पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट पार्ट ऑफ द रिजोल्यूशन। तो देखिए समझते हैं। देखो सबसे पहले ये जान लो कि अगर हम लोग बात करें ना लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटन की, तो हमेशा ना लॉर्ड रिपन को अच्छे कामों के लिए याद रखना आप, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन को अच्छे कामों के लिए याद रखना, आपका क्वेश्चन आपके लिए ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो जो लॉर्ड रिपन ने जो रिजोल्यूशन को लाया था ना, इस रिजोल्यूशन में वो बात किए थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है। रिपन जो थे वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे काफ़ी ज़्यादा काम किए थे, इसलिए इनको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो इनका कहना क्या था इनका कहना यही था कि सबसे पहले तो ये समझो कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना, उसमें पार्टिसिपेशन अलग अलग होनी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ, पहले क्या होता था, पहले होता था कि ब्रिटिश क्या करते थे, अच्छी अच्छी पोस्टों पे सिर्फ ब्रिटिश मेंबर्स को ही रखते थे, या फिर वैसे मेंबर्स को रखते थे जो उनके फेवर में काम करे। तो अगर इंडियंस की एस्पेक्ट से बात करें तो लॉर्ड रिपन को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उनका जो बेसिक एजेंडा था ना, जो बेसिक मूवमेंट था टुवर्ड्स द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, वो बहुत काफ़ी अच्छा था। और उन्होंने इसके लिए क्या किया, बहुत सारे जो ऑब्स्टिकल्स थे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, उसको हटाया गया। हटाया कैसे गया? हटाया गया आपको एक रिजोल्यूशन ला करके, वो रिजोल्यूशन था रिजोल्यूशन ऑफ 1882, 1882 की रिजोल्यूशन को लाया गया। उसी के साथ साथ टाउन्स में पावर ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज को बढ़ाया गया। किस चीज की? तो म्युनिसिपैलिटीज की टाउन पावर को बढ़ाया गया, ठीक है। तो देखते हैं रूरल एंड अर्बन बॉडीज आर प्रोमोटेड, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। रूरल और अर्बन बॉडीज को प्रमोट किए थे वो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ही होता है,
ठीक है। सेकंड कह रहा था मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकल बॉडीज वेयर ऑफिशियल्स ऑफ कंपनी। इसी को तो रोकने के लिए, इस सेगमेंट को रोकने के लिए ही तो वो ये रेजोल्यूशन लेके आया था ना कि नहीं, पार्टिसिपेशन सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेशन सबका होना चाहिए, जो जो वहां के लोकल्स है उनका भी होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, इट परमिटेड द इलेक्शन ऑफ नॉन ऑफिशियल एज चेयरमैन ऑफ द लोकल बॉडी। ये करेक्ट हो गया, क्योंकि इस रेजोल्यूशन के थ्रू जो नॉन ऑफिशियल थे वो भी चेयरमैन बन सकते थे। जो मेंबर्स थे वो आपको पार्शली इलेक्ट किए जाते थे और पार्शली नॉमिनेट किए जाते थे, पार्शली इलेक्ट किए जाते थे और पार्शली नॉमिनेट किए जाते थे। ठीक है। और जो चेयरमैन थे वो नॉन ऑफिशियल मेंबर थे। जो लोकल बॉडीज था उसको फ्री रखा गया था गवर्नमेंट कंट्रोल से। तो मेन आपको यही याद रखना है कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को गवर्नमेंट कंट्रोल से रिपॉन के रिजोल्यूशन से लाया गया, मतलब हटाया गया। ठीक है। और इलेक्टेड मेंबर्स थे वो माइनॉरिटी के थे। देखो सारा को ऑप्शन सही है, ये वाला सिर्फ गलत है, तो आंसर हमारा बी हो गया। क्लियर है। चलिए अब पूछ रहा है क्वेश्चन आपसे द इमीडिएट कॉज। ठीक है। देखिए, द इमीडिएट कॉज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज, पहला कह रहा है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, फिर कह रहा है सस्पिशन अबाउट ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन रिलीजियन। चलिए इसको अगर आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको पॉज मिलेगा, क्योंकि अगर जो मिलिट्री रिवोल्ट भी था वो भी एक उसमें भी रिवोल्ट होने की बहुत बड़ी वजह थी रिलीजियस इंटरफेरेंस। तीसरा है मिलिट्री डिसकंटेंट और चौथा है इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया। तो इसकी तो कोई वैल्यू नहीं थी, मतलब एक्सप्लॉयटेशन तो उनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था। ठीक है। तो अगर इमीडिएट कॉज की बात कर लेते हैं, देखो इमीडिएट कॉज पूछा है, रनिंग कॉज में तो सारे आ जाएंगे, लेकिन इमीडिएट कॉज पूछा है ना, इस बात का ध्यान रखना है। जो इमीडिएट कॉज था इंडिया के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, वो एक सस्पिशन था ब्रिटिश के खिलाफ कि वो इंटरफेयर कर रहे हैं रिलीजन में। वो जो कार्टेज बना था किसका न्यू एनफील्ड राइफल का। ठीक है। जिसको ग्रीस किया गया था काउ और पिग के फैट से, और जब इसको लोड करते थे तो बिट करते थे अपने टिथ से। तो ये बिटिंग जो करते थे तो ये अनएक्सेप्टेबल था बाय हिंदूज एंड मुस्लिम। काउ हिंदूज के लिए, पिग जो था वो एक टैबू था फॉर मुस्लिम। ठीक है। और यही एक इमीडिएट रीजन बना कि मंगल पांडे ने रिवोल्ट किया और रिवोल्ट ब्रोक आउट किए थे। ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 नॉट सपोर्टेड बाय द मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस। तो देखो, जब मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस की बात करें तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था 1857 के रिवोल्ट को। ठीक है। 1857 के रिवोल्ट को मॉडर्न एजुकेटेड लोगों ने सपोर्ट नहीं किया था। तो आखिर कारण क्या था? पहला देखते हैं, रिपील्ड बाय द अपील्स ऑफ सुपरस्टिशियस बाय द रिबल्स, रिपील्ड बाय द अपील्स टू द सुपरस्टिशंस बाय द रिबल्स। तो जो रिबल्स थे ना, वो मतलब उनके तरफ से जो रिवोल्ट होता था, वो इनका ये मानना था कि ना ये लोग थोड़ा सुपरस्टिशन में ज़्यादा बिलीव करते हैं। जैसे कि मतलब जो भी सोशल प्रोग्रेसिव मेजर्स है ना, जैसे मान लो सोसाइटी में सोशल प्रोग्रेसिव मेजर्स, ठीक है, सोशल प्रोग्रेसिव मेजर्स जो थे अगर उसके अगेंस्ट जा रही है, मतलब वो अगर ये हो रहा है ब्रिटिश के द्वारा, ठीक है, ये उनका मानना था। दूसरी चीज क्या है, कुछ रिलीजियस एविल्स थे, अगर उसके अगेंस्ट जा रहे हैं लोग तो ये जो रेबल्स हैं वो ब्रिटिश के खिलाफ जा रहे हैं। मतलब उनका मानना था कि नहीं, जो ब्रिटिश कर रही है वो थोड़ा सोशल प्रोग्रेसिव मेजर के लिए अच्छी बात है। ठीक है। तो जो मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस थे वो कर क्या रहे थे, तो जो पढ़े लिखे इंडियन थे ना, जो पढ़े लिखे शिक्षित इंडियन थे, वो सिर्फ ये मानते थे कि अगर हमें इंडिया में चेंज लाना है तो ब्रिटिश का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इंडिया में जो एजुकेटेड इंडियन थे वो जानते थे, वो मानते थे कि अगर इंडिया की बैकवर्डनेस को हटाना है तो ब्रिटिश का होना ज़रूरी है। देखो, अगर हम लोग न्यूट्रल होकर सोचे ना, तो देखो जैसे सती था, ठीक है, जैसे चाइल्ड मैरिज था, विडोड मैरिज की बात चलती थी, तो ये सारे इवेंट्स को तो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कुछ ना कुछ तो किए इसमें, है ना, ये तो आप मान ही सकते हो। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड देख लेते हैं, मिस्टेक बिलीफ इन ए ब्रिटिश बेनोवेलेंस। देखो ये भी एक गलती था, उनको लगता था कि ब्रिटिश जो है ना वो मतलब उनके चहेते हैं, मतलब ब्रिटिश
ब्रिटिश जो है उनको प्यार करते हैं, मतलब एक तरीके से उनको सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो एडुकेटेड हैं। तो ये एक गलती था उनका, ये एक मिस्टेकन था, ठीक है। तो ब्रिटिश जो था, ब्रिटिश रूल, वो किसी तरीके से मॉडर्नाइजेशन को लाएगा, ये उनका मानना था, और कंट्री को बैकवर्डनेस से आगे की ओर ले जाएगा, मतलब खत्म करेगा बैकवर्डनेस। बाद में एडुकेटेड इंडियंस जो है वो समझते हैं कि जो फॉरेन रूल के साथ जो उनका एक्सपीरियंस रहा मॉडर्नाइजिंग द कंट्री, वो इनकेपेबल रहे और उनको धोखा मिला है। तो दोनों करेक्ट होगा, स्टेटमेंट हमारा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 दे रखा है, और झांसी से फॉर 1857 कौन लड़ा था, लखनऊ से कौन, कानपुर से कौन, और फैजाबाद से कौन। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। अगर बात करें रिवोल्ट ऑफ 1857 की, तो ये लेड किया गया था रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा इन झांसी। तो ये तो सोचने वाली बात ही नहीं है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे रानी लक्ष्मीबाई से झांसी में। तो देखो हमको ए का 4 पता है, और मैं ये मानता हूँ सबको पता होगा, तो आंसर हमारा या तो ए हो जाएगा या बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे रुकते हैं, ठीक है। चलिए, और अगर बात करें बेगम हजरत महल की बात कर लेते हैं। बेगम हजरत महल कहाँ से लीड की थी, तो ये लीड की थी लखनऊ से। तो लखनऊ से लीड किया गया था बेगम हजरत महल के द्वारा, ठीक है। तो बी का हो गया 3। तो आंसर तो हम लोगों ने कंक्लूड कर दिया है। कानपुर से बात कर लेते हैं। अगर कानपुर की बात करें, अजीमुल्ला खान थे कानपुर से। अजीमुल्ला खान was फ्रॉम लेडेड द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम कानपुर, ठीक है। उसके बाद अगर फैजाबाद की बात करें, और फैजाबाद से थे मौलवी अहमद शाह, ठीक है। तो हमारा आंसर हो गया ए। क्लियर है। चलिए, ये ना आप याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंट देखने को मिलते हैं एग्जाम में, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, कह रहा था ब्रिटिश वेयर एबल टू सप्रेस द अपराइजिंग ऑफ 1857 इन राजपूत स्टेट बिकॉज, राजपूत स्टेट में जो ब्रिटिश थे वो सप्रेस नहीं कर पाए थे 1857 रिवोल्ट को। आखिर उसका कारण क्या था। तो क्वेश्चन कह रहा है द लोकल राजपूत रूलर्स डिड नॉट सपोर्ट रिवोल्यूशनरीज, द ब्रिटिश वेयर, सॉरी मैंने क्वेश्चन नॉट एबल पढ़ लिया, यहाँ पे एबल लिखा है, मतलब वो कर पाए थे सप्रेस। उसका कारण क्या था, ठीक है। देखो सप्रेस तो नहीं कर पाया था, मैक्सिमम बिहार में बहुत ज़्यादा मिला था उनको, बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट मिला था। साथ में आपको लखनऊ वाले रीजन में बहुत मिला था, फिर झांसी में बहुत ज़्यादा मिला था, झांसी में सबसे ज़्यादा कह सकते हो आप। तो ब्रिटिश जो रूलर थे वो ईजिली सप्रेस कर दिए थे, सप्रेस करने में सक्षम हो पाए थे अपराइजिंग ऑफ 1857 रिवोल्ट इन द राजपूत स्टेट्स। तो उसका रीज़न क्या था। देखो रीज़न तो सिंपल सी बात है, सबसे पहले जान लो कि ये जो रिवोल्ट था ना वो काफ़ी कम जगह पे एक्सपेंड हुआ था इन राजपूत स्टेट्स। फिर लैक ऑफ यूनिटी थी, प्लानिंग नहीं था, कोई भी यूनिफाइड लीडरशिप नहीं था, और कोई भी डिसिप्लिन ढंग का नहीं था, ठीक है ना। और ब्रिटिशर्स के पास बहुत बेटर रिसोर्सेज थे, इसके रिटर्न में ब्रिटिश के पास ट्रुप्स था, ठीक है। कोई भी नेटिव रूलर्स का सपोर्ट नहीं मिल रहा था 1857 रिवोल्ट में। और सबसे बड़ी बात तो यही थी ना कि जो लोकल रूलर्स थे ना वो सपोर्ट नहीं करते थे। ये बात एकदम करेक्ट है, लोकल रूलर्स का इन्फ्लुएंस ब्रिटिशर्स पे रहता था, और ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस लोकल रूलर्स पे रहता था। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। और उससे भी बड़ी कुछ कुछ रीजन्स हैं, जैसे कोई भी सिख्स और पंजाबी इस जोन में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। दूसरी चीज़ क्या थी कि मिडिल क्लास, जो एडुकेटेड मिडिल क्लास थे वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं किए थे, तो ध्यान रखिएगा। तो ये तो हमारा हो गया पहला, द एडुकेटेड मिडिल क्लास सपोर्टेड द ब्रिटिश, ये भी ऑप्शन था। लेकिन ना सबसे बड़ा रीज़न था कि लोकल रूलर्स जो थे वो सपोर्ट नहीं किए थे किसी भी एंगल से, ठीक है। चलिए थर्ड क्या कह रहा है, द सोल्जर्स इन कंटोनमेंट्स वेयर नॉट प्रिपेयर्ड टू एक्सेप्ट लीडरशिप ऑफ रिवोल्यूशन फ्रॉम द आउटसाइड राजस्थान। मतलब ये राजस्थान के ओरिएंटेशन में क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन कहीं भी फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉमन रीजन तो हर जगह था और इसी तरीके का रीजन था। चलिए 23 क्या कह रहा है देखते हैं। हाँ, जब आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको आंसर नहीं पता होगा अगर आप इस आंसर को नहीं जानोगे तो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने लिखा था इंडियन लैंग्वेज में ऑन द कॉज ऑफ अपराइजिंग ऑफ 1857 वॉज सैयद अहमद खान, ठीक है। ध्यान रखिएगा सैयद अहमद खान, एक बार क्या कीजिएगा सैयद अहमद खान /1857 सर्च कीजिएगा, आपको पता चलेगा इनके बारे में, ठीक है। चलिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857 फेल्ड टू सिक्योर फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट। बिल्कुल, इसके बाद तो क्राउन रूल आती है, कैनिंग और स्ट्रांग होल्ड कर लेते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को डाउनग्रेड कर दिया जाता है और क्राउन रूल को और स्ट्रांग कर दिया जाता है। तो बिल्कुल इंडियन गवर्नमेंट तो फ्रीडम ले नहीं पाई, मतलब इंडियंस जो थे वो फ्रीडम तो ले नहीं पाई। सेकंड कह रहा था लीडरशिप ऑफ बहादुर शाह जफर डिड नॉट हैव पॉपुलर सपोर्ट एंड मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स ऑफ इंपॉर्टेंट स्टेट सिल्ड अवे फ्रॉम द स्ट्रगल। देखिए यूनिटी की बात थी ना, यूनिटी कम था, इसीलिए मेन एक सबसे बड़ा रीजन हो गया। और जो
बहादुर शाह जफर थे वो भी थोड़े वीक पड़ गए थे। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट है और जो रीज़न है वो उसको सपोर्ट कर रहा है। तो आंसर तो हमारा ए हो गया। बहुत सारे रीज़न हैं, देखो अगर देखा जाए तो बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन मेन रीज़न अगर हम लोग जाने फेलियर्स का फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पता चलेगा कि सपोर्ट ऑफ द नेटिव किंग्स। इस बात का कीवर्ड को ध्यान रखिएगा, सपोर्ट ऑफ द नेटिव किंग्स, ये देखने को बिल्कुल नहीं मिला। ठीक है, तो यहां पे आपको इस तरीके से समझ सकते हो। चलिए, हु वॉज द correspondent ऑफ द न्यूज़पेपर टाइम्स पब्लिश्ड फ्रॉम लंदन इन 1857 wrote that nobody in the North India looks at white man's car with friendly view। मतलब कोई भी जो नॉर्थ इंडिया में है वो व्हाइट मैन के कार को फ्रेंडली व्यू से नहीं देखता है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया था? ये लिखा गया था W.H. रसल जी के द्वारा। ठीक है, W.H. रसल ने इसको लिखा था। विलियम हॉवार्ड रसल, तो कंप्लीट नेम याद रखने की जरूरत नहीं है। विलियम हॉवार्ड रसल जो थे, उन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था जिसका नाम था न्यूज़पेपर का नाम था टाइम्स। पब्लिश कहाँ से किया गया था? लंदन से 1857 में। उसमें उनका एक छोटा सा कॉलम था कह सकते हो, जिसमें लिखा गया नोबडी इन द नॉर्थ इंडिया लुक्स एट व्हाइट्स मैन कार विथ फ्रेंडली व्यू। ठीक है, रसल जो थे वो आयरिश रिपोर्टर थे, विथ टाइम्स रिपोर्टर भी थे, साथ साथ में ही वो मेंबर भी रहे थे। तो याद रखिएगा, अगर हम लोग बात करें टाइम्स की तो इनका जो लिंक है वो आपको रसल से है, रसल। ठीक है, रसल क्या थे? एक आयरिश बैकग्राउंड के थे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि कोई भी इंसान, जब कोई भी नॉर्थ इंडियन जो है वो किसी ब्रिटिश की कार को या फिर व्हाइट मैन की कार को अच्छे नज़र से नहीं देखता, फ्रेंडली नज़र से नहीं देखता। ठीक है, और इनको कब भेजा गया था? 1857 के वक्त रिपोर्टिंग के लिए भेजा गया था इंडिया। ठीक है, चलिए, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज एसोसिएटेड विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सेपरेशन ऑफ 18। देखो 57 का रिवोल्ट हुआ तो लोगों को पता चल गया ना कि अब अगर हम लोग मतलब ब्रिटिशर्स को पता चल गया कि ना सबसे बड़ा मुद्दा है अभी आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन का। आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा मुद्दा है जो कि करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो आर्मी के अंदर से रिवोल्ट उठाना, म्यूटिनी आर्मी के अंदर से आना या फिर जो फौज है उनके अंदर से आर्मी आना, मतलब रिवोल्ट आना ना, ये काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है क्योंकि इसको सप्रेस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो वेल ट्रेंड होते हैं, उनकी विल पावर काफ़ी स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो जब रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया ना तब एक एसोसिएशन बना जो कि आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए बना था। वो कौन सा कमीशन था? देखो वो था आपको पील कमीशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन के लिए पील कमीशन बनाया गया था। पील कमीशन की बात कर लें तो बहुत ही अच्छा, ये एसोसिएटेड था आपको आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से। जब 1857 को रिवोल्ट को सप्रेस कर दिया गया तो रेजिमेंट्स का डिवीजन हुआ आर्मी में। तो उसका बेसिस क्या था? बेसिस था कास्ट, कम्युनिटी एंड रिलीजन। इस 3 बेसिस पे बांटा गया, कम्युनिटी, कास्ट और रिलीजन। ठीक है, जो कमीशन था वो रिकमेंड किया 1:2 रेशियो ऑफ ब्रिटिश टू इंडियन सोल्जर्स इन बंगाल। तो ब्रिटिश 1 होंगे और 2 इंडियन होंगे, ये बंगाल में किया गया। मतलब 2 अगर इंडियन सिपाही ले रहे हो तो 1 ब्रिटिश को लो। फिर याद रखिएगा 1:3 किया गया था मद्रास एंड बॉम्बे में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। कह रहा हु वाज प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन हु डिड नॉट एक्सेप्टेड 1857 रिवोल्ट एज अ रिवॉल्यूशन। तो इनमें से कौन है जो प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने ये कहा कि मैं मानूंगा नहीं कि 1857 एक नेशनलिस्ट और 1857 एक रिवॉल्यूशन था। ठीक है, तो वो कौन थे? वो आपको थे डॉक्टर R.C. मजुमदार। देखो सबसे पहले तो जान लो R.C. मजुमदार को ना इंडियन गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था मजुमदार को कि आप लिखो हिस्ट्री ऑफ 1857 को लिखो। लेकिन कुछ डिफरेंसेस थी। R.C. मजुमदार जो लिखना चाहते थे, जो बताना चाहते थे कि नहीं, जो कहना चाहते थे कि नहीं, कि जो आप सोच रहे हो 1857 के बारे में, जो आप कह रहे हो मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे और आपके सोच में डिफरेंसेस है। सो वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो अपनी बुक मतलब रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो गवर्नमेंट की तरफ से लिखेंगे अबाउट 1857। फिर क्या करते हैं, एक बुक खुद निकालते हैं। वो बुक का नाम है 10 सिपोय म्यूटिनी। ठीक है ना, और ये बताते हैं कि जो बेसिक जो वॉर हुआ था ना, जो रिबेलियन हुआ था 1857 का, वो इंडिपेंडेंट तौर पे किया गया था। और उनका यह भी मानना था कि जो रिवोल्ट था 1857 का, वो तो ना ही फर्स्ट, ना ही नेशनल
नॉर अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस एज अ लार्ज पार्ट ऑफ कंट्री रिमेन अनअफेक्टेड। देखो सीधा उन्होंने कहना था कि ना ही ये नेशनल वॉर था, ना ही ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, क्योंकि पूरी की पूरी इंडिया जो थी वो सारी की सारी इफेक्टेड नहीं थी, तो कैसे उसको हम नेशनल कहते हैं, ठीक है। और साथ में ही बहुत सारे सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे जिन्होंने इसमें पार्ट नहीं लिया था, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी, हु डिफीटेड द जॉइंट आर्मी ऑफ ब्रिटिश एंड द जोधपुर ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। देखो अब ये क्वेश्चन ना आप कह सकते हो कि यहाँ पे राजस्थान ओरिएंटेशन है, लेकिन फिर भी आपको समझना चाहिए जो 1857 का रिवोल्ट है ना वो ऑल इंडिया रिवोल्ट था, ठीक है, तो आपको उस तरीके से समझना होगा। तो वो कौन थे, वो थे ठाकुर कुशल सिंह ऑफ ओवा। ठाकुर कुशल सिंह ऑफ ओवा जो थे वो डिफीट किए थे जॉइंट आर्मी को ब्रिटिश एंड जोधपुर में ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। नाम याद रख लेना, बहुत ज़्यादा इसमें रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। लेट स्टार्ट विद द केमिस्ट्री पार्ट, ठीक है। चलिए कह रहा है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कार्बन के जो कि वो फॉर्म करती है लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन, देखो कार्बन तो आपको पता ही है बहुत ज़्यादा, बहुत ह्यूज अमाउंट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। उसके पास एक यूनिक एबिलिटी है कि वो बॉन्ड फॉर्म कर पाए अदर एटम्स के साथ, अपने ही अदर एटम्स के साथ। तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड ना बहुत ईजिली मिल जाएगा आपको। तो इससे क्या होगा, जब भी कार्बन कार्बन का बॉन्ड मिलेगा आपको तो उससे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यूअर मॉलिक्यूल्स। तो जब कार्बन कार्बन का बॉन्ड आपस में अटैच होता है और वो फॉर्म करता है नए मॉलिक्यूल्स को, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटनेशन। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटनेशन, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो ऐसे कंपाउंड्स बनेंगे उनके पास लॉन्ग चेन्स होगी कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। ब्रांच चेन भी हो सकती है कार्बन की, और इवन कार्बन कार्बन एक रिंग में भी अरेंज हो सकते हैं, लॉन्ग चेन भी हो सकती है, ठीक है, ब्रांच भी हो सकता है, और रिंग शेप में भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कार्बन की वैलेंसी की, तो कार्बन की वैलेंसी होती है 4, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी होती है 4, तो वो कैपेबल होता है बॉन्डिंग में विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। मतलब समझो कि मान लो जैसे कार्बन की वैलेंसी 4 हुई, तो 4 के साथ ये अटैच हो सकती है, तो या तो एक मोनोवैलेंट एटम आ जाए, जैसे मान लो हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, वो अपना सिंगल सिंगल अटैच कर लिया, या फिर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ भी कर लेगा, ठीक है। अपने 4 को फुलफिल करने के लिए वो 4 कार्बन के साथ कर लेगा, फिर ये कार्बन भी किसी के साथ करेगा, ठीक है। तो ये आपको पता होगा। तो जो कार्बन की टेट्रावैलेंसी वाला फैक्टर है ना, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है डिफरेंट लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन का। तो ये दोनों रीजन हो गया, तो आंसर हमारा हो गया बोथ 1 and 2। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन बिलो आर करेक्ट। तो दे रखा 2 PbO C के साथ रिएक्ट करता है, 2 Pb बनाता है और CO2 गैस इमिट होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो ये समझो, पूछ कह रहा है लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, हाँ, CO2 इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लीड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, ये समझना है, ठीक है। तो देखो यहां पे ना ये जो रिएक्शन हुआ लीड ऑक्साइड वाला, उसमें ना गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हुआ किसी भी सब्सटेंस के द्वारा। गेन ऑफ ऑक्सीजन की बात हो जाए, गेन ऑफ हाइड्रोजन की बात हो जाए, लॉस ऑफ ऑक्सीजन की बात हो जाए, लॉस ऑफ हाइड्रोजन की बात हो जाए, ठीक है। अगर ऑक्सीडेशन की बात करें तो वो गेन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन की बात करें तो ये गेन ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर लॉस ऑफ हाइड्रोजन होगा। गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है। अगर हम लोग रिडक्शन की बात कर लेते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन में, किसी भी केमिकल रिएक्शन में, रिडक्शन क्या है, या तो लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा या फिर गेन ऑफ हाइड्रोजन हो जाए। अब देखो PbO लीड ऑक्साइड था, यहां पे क्या हो गया, Pb हो गया, तो इसने O2 को लूज कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, तो लीड तो रिड्यूस हो रहा है, Pb रिड्यूस हो रहा है। आसान तरीके से समझो, कोई बहुत ज़्यादा इसको टेक्निकलिटी नहीं करना है। तो
लीड जो है, लीड ऑक्साइड, वो रिड्यूस हो गया। अब देखो कार्बन जो था, सॉलिड कार्बन, वो बन गया CO2, यहां पे गेन हुआ ऑक्सीजन का, तो ये ऑक्सीडाइज हो जा रहा है। ठीक है, अब देखो लीड इज गेटिंग रिड्यूस, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, बिल्कुल नहीं। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, ये मान सकते हैं, तो हमारा 1 and 3 हो जाएगा। लीड ऑक्साइड ऑक्सीडाइज इज गेटिंग रिड्यूस, ये भी रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा 1 and 3 करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। क्लियर है, यहां से ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट आपका थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। कह रहा है इन ऑल बायो कंपाउंड्स द मोस्ट नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट इज, जो सबसे नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट है वो है कार्बन, उसमें कोई शक नहीं है। कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा नेसेसरी फंडामेंटल एलिमेंट है। जितने भी बायो कंपाउंड्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारे एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो लार्ज क्लास ऑफ केमिकल कंपाउंड्स हैं, जिसमें वन से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा, 1 और मोर एटम्स ऑफ कार्बन जो है वो कोवलेंटली लिंक्ड है, कोवलेंट बॉन्ड बना रखा है एटम्स के साथ डिफरेंट एलिमेंट के। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ मोस्ट कॉमन है, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। इनके साथ ना कार्बन बहुत ज़्यादा गेम खेलता है। ठीक है, तो कार्बन जो है बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट है विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस, देखो कंसीडर दे रखा है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, अब बताना में कौन करेक्ट है कौन रॉन्ग है। ठीक है, चलिए। हाँ, कह रहा था अल्कोहल विच इज 99% प्योर इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल विच कैन नॉट बी यूज फॉर द बेवरेज पर्पज, जो पीने योग्य नहीं होता है, इज कॉल्ड डीनेचर्ड अल्कोहल। देखो यहां से एक वर्ड आता है डीनेचर्ड अल्कोहल। वैसे इथाइल अल्कोहल जो आप जिसको पीने के लिए यूज नहीं कर सकते हो उसको डीनेचर्ड अल्कोहल कहते हैं। वैसा अल्कोहल जो 99% प्योर है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। ठीक है, जो 99% प्योर है वो एब्सोल्यूट अल्कोहल। थर्ड कर रहा था मिक्सचर ऑफ प्यूरिफाइड स्पिरिट, अगर प्यूरिफाइड स्पिरिट के मिक्सचर और पेट्रोल के मिक्सचर को देखेंगे, मतलब प्यूरिफाइड स्पिरिट प्लस पेट्रोल होगा, इसको हम लोग कहते हैं पावर अल्कोहल। पावर अल्कोहल, यहाँ से 3 चीज आपको पता चल जाएगा, है ना। एक तो पावर अल्कोहल का कंसेप्ट, एक तो आपको डीनेचर्ड अल्कोहल का कंसेप्ट, ठीक है, और तीसरा आपको एब्सोल्यूट अल्कोहल का कंसेप्ट। ठीक है, देखो सबसे पहले जान लो कि तीनों का तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, तो आंसर तो हमारा डी हो गया। ठीक है, एब्सोल्यूट अल्कोहल एक लिक्विड होता है जहां पे आपको 99% प्योर अल्कोहल मिलता है। लेकिन एक चीज याद रखना, 99% प्योर अल्कोहल कहने का मतलब होता है वेट के थ्रू 99% प्योर अल्कोहल, कॉम्पोजिशन से नहीं, वेट से। ठीक है, अब देखिए डीनेचर्ड अल्कोहल यूजुअली जो होता है वो आइडेंटिकल होता है इथेनॉल के, जिसको आप यूज नहीं कर सकते हो बेवरेज पर्पज से। ठीक है ना, तो डी नेचर्ड, एक मिनट, हाँ, डीनेचर्ड अल्कोहल की बात कर ले तो ये आपको आइडेंटिकल होता है इथेनॉल के, जो कि आप यूज नहीं कर सकते हो बेवरेज पर्पज से, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। थर्ड कह रहा है पावर अल्कोहल एक मिक्सचर होता है प्यूरिफाइड स्पिरिट का एंड पेट्रोल का। इसको यूज कहां करते हो ना, इसको यूज करते हैं ऑटोमोबाइल्स में, एनर्जी जनरेशन के लिए। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तीन पॉइंट को आपको 3 फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिल गया, इसको इस तरीके से कंटेंट करके चलना है। चलिए, कह रहा मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड चूज द करेक्ट कोड। लिस्ट दे रखा है CNG, LPG, कोल गैस, वाटर। इसकी मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, आप आए दिन एग्जाम देते होगे, आए दिन आपको देखने को मिलता होगा मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले ये बात समझिए, CNG की बात कर ले, मीथेन, इथेन जो है वो मेनली स्टोर होता है हाई प्रेशर पे। मीथेन और इथेन ये आपको हाई प्रेशर पे स्टोर होता है, तो मीथेन इथेन एट हाई प्रेशर। ठीक है, एट हाई प्रेशर। देखो और भी कुछ होगा, लेकिन यहां पे मेजर पूछा है तो मेजर बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए मीथेन इथेन जो होता है वो हाई प्रेशर पे स्टोर होता है। एक चीज याद रखिएगा, इसको ना कंप्रेस किया आता है इस गैसेस को लेस देन 10% ऑफ द वॉल्यूम इट ऑक्युपाइज। मतलब मान लो ये 100% वॉल्यूम को ऑक्युपाइज करता है मिलके, तो इसको 10% तक इसको प्रेशराइज किया आता है। जैसे ये मान लो एक बकेट है, इसमें 100% तक हाई फिल हो जाता है, तो इसको 10% तक में ही इसको कंटेन कर देना है, इतना ज़्यादा प्रेशराइज करना है, समझ लो। ठीक है, चलिए LPG की बात कर लेते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये बनता है आपको प्रोपेन और ब्यूटेन से, और इसको सेपरेट किया आता है आपको नेचुरल गैस से, और इसको लिक्विफाई किया जाता है हाई प्रेशर पे। ठीक है, तो प्रोपेन ब्यूटेन आपको LPG का हो जाएगा। तो
CNG का होगा मीथेन इथेन 3, ए का 3 ऑप्शन 2 में है, ठीक है। बी का अगर बात कर ले LPG तो ये ब्यूटेन प्रोपेन हो जाएगा 2, बी का 2, ठीक है, बी का 2। अभी भी हम लोगों ने कंक्लूड नहीं कर पाया क्वेश्चन को। कोल गैस की बात कर लेते हैं, या बेसिकली कोल गैस में आपको हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड देखने को मिलेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड पता होगा आपको, हेमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बहुत कम कर देता है, क्योंकि हेमोग्लोबिन की एक टेंडेंसी है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का पोटेंशियल होता है ना, वो लगभग 200 टाइम होता है ब्लड में डिजॉल्व होने का। तो अगर CO डिजॉल्व हो रहा है तो O2 डिजॉल्व नहीं होगा और मर जाते हैं इंसान। जैसे आपको पता होगा हीटर, अगर आप रात भर अगर हीटर को जला के सो गए हो तो CO की जो क्वांटिटी होती है ब्लड में बढ़ जाती है, ऑक्सीजन कम हो जाता है और आपकी डेथ हो जाती है। ठीक है। वाटर गैस की बात कर लेते हैं, इसमें मेनली आपको कार्बन मोनोऑक्साइड मिलता है, CO और हाइड्रोजन मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम कोक के ऊपर से पानी को, स्टीम को पास कराएं तो ये हमें मिलता है, तो याद रखिएगा। क्लियर है? हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए कोल गैस की बात कर लेते हैं तो ये आपको हाइड्रोजन, मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। वाटर गैस की बात कर लेते हैं तो ये आपको मीथेन और इथेन हो जाएगा, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन हो जाएगा, आई एम सॉरी, ठीक है। तो हमारा आंसर C हो गया। क्लियर है? चलिए अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा करेक्ट है ये बताना है। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। कोल जो है पेट्रोलियम है और नेचुरल गैस जो है फॉसिल फ्यूल्स है, वैसे फ्यूल्स हैं जो आपको बहुत दिन एटमॉस्फेयर में, हमारे अर्थ के कोर में दबे रहेंगे तब इनका फॉर्मेशन होता है। गैसोहोल जो होता है एक मिक्सचर है बेंजीन और अल्कोहल का। देखो बेंजीन और अल्कोहल का गैसोहोल मिक्सचर है। तो सबसे पहले समझो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। प्राइमरीली बात करें तो कोल, फ्यूल ऑयल, या फिर इसको नेचुरल गैस भी कह लो, ठीक है। बनते किससे हैं? डेड प्लांट्स एंड एनिमल से, ठीक है। चलिए सेकंड कह रहा है गैसोहोल जो है वो मिक्सचर है आपको बेंजीन एंड अल्कोहल का। तो यहां पे ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि जो गैसोहोल है ना वो एक मिक्सचर है आपको इथेनॉल एंड गैसोलीन का। याद रखिएगा गैसोहोल जो आपको एक मिक्सचर है वो आपको इथेनॉल प्लस गैसोलीन, ठीक है, इसका मिक्सचर है। तो 2 रॉन्ग हो गया, तो ऑप्शन एलिमिनेट तो आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हमारा D हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं कि गोबर गैस कंटेन्स मेनली मीथेन। तो देखो मोस्ट प्राइमरी की बात करें तो गोबर गैस जो होता है उसमें आपको मीथेन होता है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है? चौथा तो देख लिया। जियोथर्मल एनर्जी इज नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। तो जियोथर्मल एनर्जी एक नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स है। यहां इसमें क्या होता है? हीट डिराइव किया जाता है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस ऑफ द अर्थ। जियो मींस अर्थ, थर्मल मींस हीट, ठीक है। तो आंसर हमारा D हो गया। चलिए देखो अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज एंटी नॉकिंग एजेंट इंजन इन कार। तो हम लोग किसको यूज करते हैं एज एंटी नॉकिंग एजेंट, ठीक है। अब देखिए आखिर एंटी नॉकिंग एजेंट होता क्या है? इसको हम लोग फ्यूल में ऐड करते हैं, और ये प्रिवेंट करते हैं आपको नॉकिंग जो साउंड होता है इन इंजन में। क्योंकि अगर देखो फ्यूल का काम क्या होगा? कंबशन होगा, जिससे एनर्जी मिलेगी और जिससे हमारा इंजन चलेगा। लेकिन क्या होता है कि जो कंबशन होता है ना वो इफेक्टिव नहीं हुआ, अगर मान लो मतलब ढंग से कंबशन नहीं हो पाया फ्यूल्स का, तो वो एक साउंड क्रिएट करने लगते हैं, इसको कहते हैं नॉकिंग साउंड। तो जो एंटी नॉकिंग एजेंट्स होते हैं वो आपको इस नॉकिंग साउंड को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग एंटी नॉकिंग एजेंट्स को हम लोग फ्यूल एडिटिव्स भी कहते हैं, फ्यूल एडिटिव्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो वैसे फ्यूल जिनका ऑक्टेन नंबर कम है वो आपस में काफी नॉक करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एंटी नॉकिंग एजेंट इन इंजन ऑफ ए कार। तो ये कौन हो सकता है आप बताओ? इथाइल अल्कोहल, टेट्राहाइड्राइल लीड, और तो देखो टेट्राहाइड्रल लीड जो है वो यूज करते हैं हम लोग एज ए नॉकिंग एजेंट। देखो एक टर्म आया ना ऑक्टेन नंबर,
देखो ये ये कुछ नहीं है, ऑक्टेन नंबर ना इसको रिप्रेजेंट किया आता है 0 to 100 के बीच में, ठीक है। ये एक नोटेशंस है, जितना ज़्यादा हाइयर ऑक्टेन नंबर होगा उसका मतलब है फ्यूल जो है वो ज़्यादा कंप्रेसिबल है और कैन बी इफेक्टिव इन द कंबशन। मतलब अगर मान लो 98 किसी का ऑक्टेन नंबर है और 96 है, तो ये जो 98 वाला फ्यूल है ना वो ज़्यादा वो कंबशन ज़्यादा करेगा और अच्छा होता है वो इंजन के लिए। पेट्रोल की 95 ऑक्टेन पेट्रोल अगर आप देखोगे या 98 पेट्रोल देखोगे तो 98 ज़्यादा अच्छा है, 98 ज़्यादा बेस्ट एंड इफेक्टिव है अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द नॉकिंग ऑफ द इंजन, ठीक है। तो इसी ऑक्टेन नंबर के फैक्टर्स को इंक्रीज करने के लिए हम लोग टेट्राहाइड्रल एल्डिहाइड का यूज करते हैं, जो कि एक एंटी नॉकिंग एजेंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, बेसिक चीजें थी। चलिए अब कह रहा है इन द हेवी व्हीकल, जो हेवी व्हीकल्स होते हैं, डीजल इज यूज्ड एज अ फ्यूल। देखो डीजल जो होता है ना उसके पास बहुत ही ज़्यादा हाई पावर एंड इकोनॉमिक सेविंग्स होता है। मतलब हाई पावर का समझ लो, हाई पावर्स, और प्लस ये भी पोटेंशियल होता है कि इकोनॉमिक भी सेव करें, ठीक है। इसीलिए हम लोग उसको हेवी व्हीकल्स में यूज करते हैं। एक तो और बात है, जब आप लोग डीजल यूज करोगे तो हाई टॉर्क प्रोड्यूस होगा। पेट्रोल इंजन से ज़्यादा हाई टॉर्क प्रोड्यूस करना है तो डीजल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो जो भी हेवी व्हीकल्स होते हैं उनको हेवी टॉर्क चाहिए, क्योंकि उनको हेवी लोड्स को इधर उधर पहुंचाना है, हेवी गुड्स को और हेवी बहुत सारे पैसेंजर्स को इधर से उधर कैरी आउट करना है, ठीक है। तो देखो माइलेज की ज़्यादा बात डिपेंडेंट नहीं होगा, इट इज लेस कॉस्टली एंड यूजफुल फॉर फ्यूल सेविंग पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड कह रहा है इट हैज़ हाई पावर एंड इकोनॉमिक सेविंग। बिल्कुल ये ऑप्शन एब्सोल्युटली करेक्ट है, क्योंकि देखो हाई पावर भी होता है, हाई टॉर्क की रिक्वायरमेंट भी होती है और इकोनॉमिक सेविंग भी ज़्यादा होता है, इसलिए हम लोग हेवी व्हीकल्स में डीजल को यूज करते हैं एज ए फ्यूल, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है, देखते हैं। एनर्जी इज रिलीज इन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सो मीन्स हीट बाहर की तरफ जाएगा, वैसे रिएक्शन जहां पे हीट जो है वो रिलीज हो रहा है, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। एनर्जी इज रिलीज इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि जो टोटल एनर्जी होता है प्रोडक्ट का वो लेस देन होता है टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसा क्यों होता है कि हीट बाहर की तरफ निकलता है इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। टोटल एनर्जी ऑफ द, बिकॉज द टोटल एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट जो बनने वाला है रिएक्शन के बाद, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है ना वो लेस देन होती है जो रिएक्ट कर रहे हैं आपस में, टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट, जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं ना उनसे कम होती है। अब उनको रिक्वायरमेंट कम है तो एक्सटर्नल एनर्जी रख के करेंगे क्या, वो एक्स्ट्रा एनर्जी को बाहर फेंक देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है, क्योंकि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ते हैं, तभी तो रिएक्शन पॉसिबल है ना। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो यहाँ पे हीट एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल करेक्ट है, 1 तो करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तो ये पॉसिबल है, जब एनर्जी रिलीज होगी तो एब्जॉर्ब होगी नहीं, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया सेकंड। थर्ड कह रहा है एनर्जी इज रिलीज इन एंडोथर्मिक। देखो एंडोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट अंदर आना, हीट सिस्टम के अंदर आना, याद रखना, ठीक है। अगर एंडोथर्मिक एनर्जी की बात करें रिएक्शंस की, तो वहां पे एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, क्योंकि टोटल एनर्जी जो प्रोडक्ट का होता है ना, जो प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है, टोटल एनर्जी जो प्रोडक्ट बन रहा है ना फाइनल प्रोडक्ट का, वो जो होता है वो ज़्यादा होता है, उसको ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है टोटल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट से, ठीक है। एकदम प्योर कोर एनसीईआरटी क्वेश्चन है ना। तो अब देख लेते हैं फोर्थ ऑप्शन, थर्ड भी रॉन्ग हो गया। एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड इन एंडोथर्मिक प्रोसेस रिएक्शन, बिल्कुल सही है, 1 और 4 करेक्ट हो जाएगा, आंसर हमारा बी हो गया, है ना। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। रिएक्शन दे रखा है और गैस इवॉल्व दे रखा है, कौन सी रिएक्शन से कौन सा गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। देखो सबसे पहले तो रिएक्शंस को देखना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हो, ऐसे तो कहोगे नहीं। चलिए पहले बात कर लेते हैं फर्स्ट रिएक्शन का। तो कह रहा है जिंक ग्रैनुअल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट H2SO4। जिंक ग्रैनुअल्स, लो मैं जिंक का टुकड़ा ले लेता हूं और इसको ट्रीट करता हूं Zn, और ट्रीट करना है किससे, H2SO4 के साथ, डाइल्यूट H2SO4 के साथ, ठीक है। चलो हाँ, जिंक ग्रैनुअल्स मैंने ले लिया, जिंक्स के टुकड़े ले लिए, इसको जब हम लोग ट्रीट करेंगे डाइल्यूट H2SO4 के साथ, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या बनता है देख लेते हैं। सबसे पहले चलो जिंक जो होगा वो SO4 के साथ जाएगा, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, ठीक है।
जिंक मेटल को जब एसिड से कराएंगे तो फिर हाइड्रोजन लिबरेट होता है और यहाँ पे पॉपअप साउंड भी होता है, आपको पता होगा। तो देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है, तो पहले में तो हाइड्रोजन हो रहा है, चलो हमें तो पता चल गया कि ए का आंसर 3 हो जाएगा। ए का 3 मतलब क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, एक तो ये हो जाएगा, एक आपको ये हो सकता है, क्लियर है। चलिए, और एक ये भी हो सकता है, मतलब ऑप्शन सी हमारा कट गया। अब कह रहा है कैल्शियम कार्बोनेट, जो हम रिएक्शन कराएंगे HCl के साथ, कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा HCl के साथ तो फॉर्म करता है कैल्शियम क्लोराइड, दैट इज CaCl2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। करके देख लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, CaCO3 हुआ कैल्शियम कार्बोनेट। जब इसको मैं HCl के साथ, देखो मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिएक्ट करके बता दे रहा हूँ, बैलेंस कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो HCl क्या होगा, एक्वस लेते हैं, जब इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस CO2 गैस इमिट होगा प्लस H2O वाटर भी निकलेगा। वाटर को नीचे की तरफ दिखा दो, गैस को ऊपर की तरफ दिखा दो, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, तो ये फॉर्म करेगा आपको बेसिक कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 मेजरली इसमें गैस नहीं, क्योंकि पूछ क्या रहा है, गैस इवॉल्व। वाटर भी कहता, वाटर ऐड कर देता तो मैं वाटर भी बता देता आपको। थर्ड कह रहा है लीड नाइट्रेट इज हीटेड स्ट्रांगली, ठीक है, तो क्या, तो कौन सी गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको भी। जब लीड नाइट्रेट, जैसे मान लो PbNO3 का होल ट्वाइस लीड नाइट्रेट हो गया, जब इसको हम लोग हीट करते हैं स्ट्रांगली, मतलब स्ट्रांग हीट को आप इस तरीके से दिखा दो, स्ट्रांग हीट कर रहे हैं तो बनता क्या है, बनता है आपको लीड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड का रिलीज होता है प्लस ऑक्सीजन का रिलीज होता है। NO2 भी होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी रिलीज होता है, साथ साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो एक चीज़ जान लो, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या ऑक्साइड मान लो, और साथ साथ में ही ऑक्सीजन का भी रिलीज होता है, तो 1 भी हो जाएगा, तो 4 और 1 भी आ जाएगा इसका, तो 1 and 4 हो गया, ठीक है। 1 and 4 यहाँ और 1 and 4 यहाँ, दोनों जगह पे काउंटर हो रहा है, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं, लास्ट ऑप्शन डिसाइड करेगा। अब देखो KClO3 पोटासियम क्लोरेट, KClO3 आई एम सॉरी, पोटासियम क्लोरेट जो है वो डिकम्पोज करता है हीटिंग पे इनटू पोटासियम क्लोराइड, और यहाँ पे रिलीज होता है ऑक्सीजन गैस। तो कैसे देख लेते हैं, KClO3 जिसको पोटासियम क्लोरेट कहते हैं, उसको हीट करेंगे तो KCl पोटासियम क्लोराइड बनेगा प्लस ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल गैस रिलीज होगी, ठीक है। तो DV1 हो गया, तो D1 हो गया, ये हमारा एलिमिनेट हो गया, आंसर ए हो गया, ठीक है। कुछ रिएक्शंस बेसिक आपको पता होना चाहिए, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट में, मेटल नॉन मेटल में कुछ ना कुछ पता होना चाहिए रिएक्शंस का, ठीक है। रिएक्शन के टाइप से भी लेकर के आप उसको समझ सकते हो, बहुत ज़्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं होगी, बहुत सारे कॉमन रिएक्शंस बेसिक्स है, उसमें आप जान लेना। चलिए, अब कह रहा है द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। जो बॉन्ड हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है H2O में, वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल जो होता है उसमें हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेबल है। हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरीके का स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, ये ध्यान रखिएगा, डाइपोल 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 इंटरेक्शन का। देखो, दो छोटे छोटे चार्ज को ना दूर कर दो, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, और मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस रख दो QD, तो डाइपोल क्या होगा, डाइपोल मोमेंट या डाइपोल समझ लो, तो Q इंटू D हो जाएगा, मतलब मिनिमम पॉसिबल डिस्टेंस जो उन दोनों के बीच में है वो, और चार्ज, ठीक है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन जो होता है ना, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को बॉन्ड करता है, और उस बॉन्ड को हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो स्पेशल केस है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का, जिसमें हाइड्रोजन इंटरेक्ट करेगा, फ्लोरीन के साथ भी कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ भी, नाइट्रोजन के साथ भी, ठीक है। चलिए, अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सर्टेन रीजन एंड फाइंड द करेक्ट कोड। टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेल्सियस इज अचीव बाय द मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड आइस। जब हम लोग नमक मिलाते हैं आइस में तो आपको 0 डिग्री सेल्सियस से कम आपको मिल जाएगा, ठीक है, मतलब टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है, क्लियर है। रीजन कह रहा है सॉल्ट इंक्रीज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस, सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस। देखो, पहले जानो ए ट्रू है और रीजन फॉल्स है, क्योंकि अगर हम लोग कुछ इंप्योरिटीज़ को मिलाते हैं ना किसी भी लिक्विड में, तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होती है। जब भी आप इंप्योरिटीज़ को मिलाओगे तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगी। मान लो वाटर है, वाटर मान लो x डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जा रहा है, उसमें हम लोग कुछ कचरा मिला देते हैं, कुछ पॉइंट्स मिला देते हैं, कुछ बबल्स मिलाते हैं, ग्रेनुअल्स मिलाते हैं, ऑब्वियस है वो ज़्यादा टाइम लेगा बॉयल करने में, ठीक है। तो जब भी कोई इंप्योरिटीज़ ऐड किया जाएगा मिक्सचर में या किसी भी लिक्विड के मिक्सचर में, तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें फ्रीजिंग पॉइंट की, तो ये आपको जनरली कम हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट जनरली कम हो जाता है, वो भी 0 डिग्री सेल्सियस के से, ठीक है। तो यहां पे दे रखा है सॉल्ट इंक्रीजेज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द आइस। देखो, आप देखते हो कि खुले रोड में
जहाँ जहाँ ठंडी ठंडी एरिया है वहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्ट को स्प्रे करते हैं। क्यों स्प्रे करते हैं? क्योंकि वो ना फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देगा। मान लो अगर वहाँ पे एवरेज टेम्परेचर तो है तुमको 1 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। तो अगर मान लो किसी रात में 4 डिग्री सेल्सियस चला गया माइनस में, तो यहाँ बर्फ ना जमे, तो इसके फ्रीजिंग पॉइंट को कम करने के लिए इसमें नमक छीट देते हैं। ये मैं ओपन एनवायरमेंट की बात कर रहा हूँ, क्लोज की बात नहीं कर रहा हूँ। क्लोज में कंडीशन जस्ट उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन रॉन्ग है, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ठीक है। चलिए, हाँ, विच गैस इज यूज टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज इन पैकेट्स। आप चिप्स खाते होगे तो कौन सी गैस यूज करते हैं? सिंपल, नाइट्रोजन यूज करते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होता है वो यूज किया जाता है कि वो चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाए, और ख़राब ना होगा तो आप आराम से खा लोगे। जिसकी आप मजाक बनाते हो ना कि लेज में 20% चिप्स है और 80% ऑक्सीजन है, तो वो ऑक्सीजन नहीं होता, वो नाइट्रोजन होता है। मतलब वो जो गैस फील्ड होता है वो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ठीक है। एक इनर्ट गैस को यूज़ किया जाता है पैकेजिंग के प्रोसेस के वक्त ही, जो एक्सक्लूड करता है एयर को, जो प्रिवेंट करता है ऑक्सीडेशन से, ठीक है, ताकि हमारा चिप जो है वो फ्रेश रह सके। चलिए, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिएक्शन दे रखा है 3FeA सॉलिड, 4H2O गैस, Fe3O4 सॉलिड एंड 4H2 गैस, ये दे रखा है। अब यहाँ पूछ रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। देखो बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको समझाया है आपको, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ठीक है। देखो, सबसे पहले तो जान लो, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। देखो पहले समझो कि Fe था, आयरन था, सॉलिड बन के गया Fe3O4, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन, हाइड्रोजन का रिमूवल, हाइड्रोजन तो ये हो गया ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का एडिशन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ये हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पे तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो बिल्कुल ये तो हमारा करेक्ट है वन स्टेटमेंट। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड, वाटर इज गेटिंग रिड्यूस्ड देख लेते हैं हम लोग आराम से, परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलो, H2O गैस था, यहाँ H2 हो गया, तो भाई बिल्कुल हो रहा है रिडक्शन। कैसे नहीं हो रहा है रिडक्शन? आप देखो ऑक्सीजन का यहाँ पे रिमूवल हो रहा है, ठीक है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट, ये हम लोग देखते हैं कि वाटर एक्ट कर रहा है कि नहीं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। फोर्थ कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये समझते हैं। देखो, जब भी आप इस रिएक्शन को करवाओगे ना, तो आपको ये पता चलेगा कि वाटर ना खुद पे खुद रिड्यूस हो रहा है, वाटर जो है वो खुद पे खुद रिड्यूस हो रहा है। अब जो चीज़ खुद पे खुद रिड्यूस हो जाएगा वो एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है, ना कि रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। वाटर जो है वो खुद पे खुद रिड्यूस हो रहा है। देखो, वाटर खुद पे खुद रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस हो रहा है मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन उसमें हो रहा है, ठीक है। तो वाटर खुद पे खुद रिड्यूस हो रहा है, वाटर जो है वो खुद रिड्यूस हो रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया, तो एलिमिनेट करते हैं। चलिए, अब फोर्थ कह रहा है वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिल्कुल, क्योंकि यहाँ वाटर रिड्यूस हो रहा है, तो 1, 2 एंड 4 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोरिजन। हाँ, कह रहा है सरफेस ऑफ कॉपर एक्वायर्स अ ग्रीन कोटिंग इन मॉइस्ट एयर। देखो, जब भी आप कॉपर के बर्तन को देखोगे ना, तो उस पर ना हरे कलर का लेयर दिखेगा आपको, कभी कभी बहुत क्लोजली देखोगे तो, और वैसे नॉर्मली भी दिख जाता है, ठीक है। तो कॉपर क्या होता है ना, जब मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है तो वो फॉर्म करता है मिक्सचर का ऑफ कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट, कार्बोनेट। तो कॉपर जब मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कॉपर कार्बोनेट बना लिया, ठीक है। और साथ साथ में ही कॉपर हाइड्रोक्साइड का भी फॉर्मेशन हो गया, कॉपर हाइड्रोक्साइड, जिसकी वजह से क्या होता है, कोरिजन में ग्रीन कोटिंग हो जाता है उस पर, ठीक है, ग्रीन, ठीक है। साथ साथ में ही जो द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन प्रिवेंटेड बाय पेंटिंग, ऑयलिंग एंड ग्रीजिंग। तो देखो, रस्टिंग ऑफ आयरन जो होता है ना, वो जब आयरन सरफेस आपको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आ जाए और वहां पे फॉर्म हो जाए आयरन ऑक्साइड का, तो यहां पे क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है रेडिश ब्राउन कलर का, ब्राउन कलर का, रेडिश ब्राउन एक तरीके का आपको देखने को मिलेगा, वो जो आयरन होगा। तो कोरिजन को प्रिवेंट कैसे करेंगे? या तो पेंट कर दो, या फिर ऑयल कर दो, या फिर ग्रीस कर दो। दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है।
ठीक है, चलिए कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, Fe2O3 एल्यूमिनियम Al के साथ रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन चलिए तो ये रिएक्शन देखते हैं, Fe2O3 2Al प्लस Al2O3 प्लस 2Fe, ठीक है। कह रहा है द अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन डबल डिस्प्लेसमेंट डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो आपको रिएक्शंस तो जानने होंगे, सारे के सारे जान लेना। जब भी एनसीईआरटी जो मैं टॉपिक देता हूँ ना उसको एक बार पढ़ लिया करो अच्छे से तमीज से, आपको क्वेश्चन जरूर फायदे वाले मिलेंगे, ठीक है। देखो जो गिवन रिएक्शन है, इसको ये जो गिवन रिएक्शन है ना वो एक तरीके का सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसको आप कह सकते हो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है केमिकल रिएक्शन के बीच में। जब भी कोई एक आयन या एलिमेंट मूव आउट करता है किसी कंपाउंड से, कोई एक एलिमेंट से, तो वो रिप्लेस होता है अदर के द्वारा सेम कंपाउंड में। देखो Fe2O3 यहाँ पे क्या हो रहा है आप खुद देख लो, Fe2O3 रिड्यूस हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्सीडाइज हो गया, एक का रिडक्शन एक का ऑक्सीडेशन, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। सिंगल रिप्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। ड्यू टू कोरिजन कॉपर एक्वायर्स कोटिंग ऑफ विच कलर। कॉपर की बात कर ले तो कॉपर ग्रीन कलर का हो जाता है। कोरिजन के साथ कॉपर जो है वो कोटिंग ऑफ ग्रीन कलर एक्वायर कर लेता है। जब कॉपर को एक्सपोज किया जाता है एयर में, रेनी सीजन हो जाए या फिर मॉइस्ट क्लाइमेट हो जाए, तो वो रिएक्ट करता है गैसेस के साथ और फॉर्म करता है मॉइस्चर, और मॉइस्चर के साथ एक मिक्सचर बनाता है कॉपर कार्बोनेट का, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड का। ये दोनों ध्यान रखना चाहिए, कॉपर कार्बोनेट प्लस कॉपर हाइड्रोक्साइड का, ठीक है, तो ग्रीन कोटिंग होता है। क्लियर है, तो ये हो गया हम लोग आज का सेशन। जो थोड़ा डिले हुआ उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। और अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू कोर्स और एनी इन्फॉर्मेशन यू वांट, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक दिया हुआ है, या फिर आप सर्च कर लेना @IAS PCS सिंप्लीफाइड, ठीक है, IAS PCS सिंप्लीफाइड। जो भी डाउट्स होगा आप यहाँ पे डायरेक्टली आपको कुछ मिनट्स कुछ आवर्स में रिप्लाई मिल जाएंगे, या फिर आप मेल कर सकते हो हमें IASPCsimplified@gmail.com पे। तो आज के लिए इतना ही। लेट्स स्टार्ट विद द डे 5th। थैंक यू।